हेलो बच्चों आपके लिए मैं लाया हूं वन शॉट वीडियो फिजिक्स के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ये चैप्टर नंबर 12 इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 12 है। तो ये वन शॉट वीडियो किन बच्चों के लिए इफेक्टिव रहते हैं? जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है बेटा, या जो फास्ट ट्रैक रिवीजन करना चाहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा क्लास 10th का चाहता है डिटेल्ड में पढ़ाई करना, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। आप जाके पूरे चैप्टर को, छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत ही गहराई से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने बनाया, क्योंकि बच्चों की बड़ी डिमांड थी कि सर इसमें हेल्प हो जाए, तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए बात शुरू करते हैं। और हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। आपको मालूम ही है कि 2021 में 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशंस में केस स्टडी वाले क्वेश्चंस, असर्शंस, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस नए इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो आपको उनको करनी होगी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने के लिए जब आप मार्केट से सैंपल पेपर लेने जाते हैं तो वो काफी कॉस्टली पड़ जाते हैं। एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर 200 to 50 रुपीज, इवन 300 रुपीज तक आराम से मिलता है आपको। तो कई सब्जेक्ट के आपको लेने होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि लेके चले आएंगे। तो पता लगा आपने 3 सब्जेक्ट का लिया तो वो पेपर कितने का पड़ गया? 1000 रुपीज के चला गया। इसलिए इसमें मदद करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, आपके लिए मैथ, साइंस, सोशल साइंस जैसे कि 3 सब्जेक्ट हैं, इनके टोटल 33 सैंपल पेपर्स, 11 तीनों सब्जेक्ट के आपके लिए फुली सॉल्व्ड आपको जस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं 249 रुपीज में। ये मैथ्स यहां पर जो है वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। बाय द वे, कोई बच्चा ऐसा है जिसने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स नहीं ली है तो उनके लिए 2 सब्जेक्ट ऑफर हो जाते हैं, साइंस और सोशल साइंस। वो ले सकते हैं जस्ट 199 रुपीज में बेटा। और यही नहीं, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि आपको हेल्प मिले तो बढ़िया मिले, इसलिए आप देखेंगे इसमें 1000 एमसीक्यू इंक्लूड कर दिए फ्री ऑफ कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू टेस्ट। अनलिमिटेड टाइम्स दे सकते हैं जब मन चाहे तब। दूसरा, प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स, मैथ और साइंस के, मैथ और साइंस के प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स, शॉर्ट बोर्ड पेपर्स, वो भी इंक्लूड कर लिए, जैसे आप जान पाए। और टॉपर्स आंसर शीट, कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है, ये भी इंक्लूड कर दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब आपको मिल रहा है जस्ट 249 रुपीज में। इसका लिंक, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप ले सकते हैं। अरविंद एकेडमी ऐप से मिलेगा, ऑनलाइन है ये। तो ऑनलाइन में अरविंद एकेडमी ऐप से ही आपको देखना होगा, पीडीएफ फाइल वगैरह मिल जाएगी। चलिए बात शुरू करते हैं चैप्टर की। देखिए, ये रहा आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। और बेटा इसके सिलेबस में कोई घटोत्तरी नहीं की गई है, तो जो सिलेबस में पहले था वो अभी भी मौजूद है। और बहुत ही सरल चैप्टर है, मजा आ जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बात। जैसा आप जानते हैं, देखिए इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए ना, तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना या जानना क्यों आवश्यक है। और ये अभी क्लास 10 से आप पढ़ेंगे और पढ़ते ही रहेंगे। 12th में भी खूब अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी है, शुरू के 3 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से भरे हैं 12th फिजिक्स में। और एग्जामिनेशन में बड़ी पूछी जाती है। तो इसलिए पूछी जाती है बेटा क्योंकि हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, या तुम जहां बैठे हुए हो, तुम मोबाइल पे देख रहे हो, तो मोबाइल में इलेक्ट्रिसिटी, करंट फ्लो हो रही है ना। सेल लगा है मोबाइल में, रूम में बैठे हो, लाइट जल रही है, बल्ब, एलईडी लाइट जल रही होगी, ट्यूबलाइट जल रही होगी, है ना। तो ये हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है, कारखाने जो रहते हैं जहां पे मोबाइल फोन बन रहा है आपके हाथ में जो है, वो कई फैक्ट्री में ही तो बना है। तो वहां पे भी जो कारखाने लगे हैं जहां पर ये प्रोड्यूस हो रहा है, जो फैक्ट्रीज हैं, उन फैक्ट्रीज को भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो आज के जमाने में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ को सोच पाना बड़ा मुश्किल है। इंटरनेट कनेक्शन भी इलेक्ट्रिसिटी के बिना कैसे चलेगा भाई? सब चीज में इलेक्ट्रिसिटी लग गई है, बिना इलेक्ट्रिसिटी समझ पाना मुश्किल है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट होती है? तो इलेक्ट्रिसिटी का हीरो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी जो फिल्म है सुपर हिट, उसका हीरो है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसलिए हमको जानना पड़ता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी इतनी जब खूबसूरत और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी लाइफ में हर पल यूज हो रही है, तो हम समझे। आइए समझते हैं। तो जो चार्ज है, इसका हीरो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो 2 टाइप्स के होते हैं, आपको पता ही है, इसमें बड़ी बात नहीं है। तो पॉजिटिव और निगेटिव, एक चार्ज होगा प्लस और एक चार्ज होगा माइनस। 2 की जगह 1 चार्ज नहीं, 2 की जगह 3 चार्ज नहीं, अभी इससे काम चल रहा है। तो अब ये प्लस और माइनस, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इस प्लस जब ये अपोजिट चार्जेस होते हैं तो आपस में अट्रैक्शन करते हैं, आपको मालूम है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जब ये लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे प्लस प्लस, तो ये रिपल्शन करते हैं, एक दूसरे को धक्का लगाते हैं, दूर जाओ दूर जाओ।
तो ये लाइक चार्जेस रिपल करेंगे और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन करेंगे। इतनी बात इसमें लिखी है। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दिया जिससे आप समझ पाए कि बात तो काम की है ना। तो अपोजिट चार्जेस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये अनलाइक है, अनलाइक मतलब एक जैसे ना हो। और लाइक चार्जेस यहां के लिखा होगा, वो कैसे होते हैं? सिमिलर, ये सिमिलर है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, समझ गए होंगे, कोई विशेष बात थोड़ी है, ये तो आप जानते ही हैं। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात भाई, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो चार्ज क्या है? तो वो प्रॉपर्टी है, किसी पार्टिकल पर होती है ना। वो पार्टिकल कौन है? वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। ये 1897 में पता चला, आविष्कार हुआ कि इलेक्ट्रॉन नामक एक खिलाड़ी है जो अपने सर पे कैप चार्ज की लगाए रहता है। उसके बाद प्रोटॉन भी आ गया, लेकिन प्रोटॉन मूव नहीं करता, वो तो न्यूक्लियस में होता है। फिर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। व्हाट इज कूलाम? तो कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। यहां देखिए मैंने लिख भी दिया जैसे आप नोट्स बना सकें। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। इसका सिंबल होता है सी। सी इज द सिंबल ऑफ कूलाम। कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अब इतना जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज मिलेगा बच्चों? इतना, और निगेटिव। अब प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होता है, केमिस्ट्री में तो पढ़े होंगे भाई, प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन बस फर्क क्या होता है? उसके ऊपर होता है पॉजिटिव, इसके ऊपर निगेटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव मिलकर आपके जो एटम होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने का मतलब नेट चार्ज जीरो। देखिए हर बॉडी पर चार्ज तो होता ही है। मेरे शरीर में चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एटम से बना है ना, एटम में चार्ज है, तो एवरीबॉडी हैज चार्ज। लेकिन जब भी हम बात करते हैं फिजिक्स में, तो नॉर्मली हम बात करते हैं नेट चार्ज की। मतलब प्लस और माइनस बराबर अगर हैं, 10 प्लस मेरे पास और 10 माइनस मेरे पास हैं, तो मेरे पास नेट चार्ज जीरो है। तो जब भी हम बोलेंगे इस बॉडी में चार्ज है, तो हम समझेंगे नेट चार्ज की बात हो रही है, ना कि केवल चार्ज की। चार्ज तो हर जगह है, हमारे शरीर में, इस कैमरे में, इस बोर्ड में है, आप जहां बैठे हैं आपके मोबाइल में, आपके शरीर में, आपकी टेबल में, आपकी चेयर में है, आपके खाने में है कि नहीं? तो बात समझ में आई होगी आपको। अब दूसरी बात आपके यहाँ पूछी जाती है कि भाई जो एक कूलाम चार्ज है उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक कूलाम करने के लिए? जी आपके यहाँ न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, तो बहुत सरल बात होती है। जैसे अब समझिए कि यहां पर 1.6 10 की पावर -19 कूलाम से चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन से बन जाता है ये। तो एक कूलाम चार्ज कितना चाहिए होगा इसके लिए? तो यूनिटी प्रिंसिपल लगाते हो ना, तो 1/1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 कर देना 1/, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो इतनी आती है बस। यानी कि एक कूलाम चार्ज को होने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 6.25 एंड 10 की पावर 18। बहुत बड़ी फिगर है बेटा। 10 की पावर 5 का मतलब होता है 1 लाख, 10 की पावर 6 का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन। समझ रहे हैं? और ये तो 10 की पावर 18 है। यानी 1 कूलाम का जो चार्ज है वो अच्छा खासा चार्ज है, बहुत इलेक्ट्रॉन लगते हैं। ठीक है, अंदाजा आपको लग गया होगा। आगे बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर की। तो आपको पता ही होगा कि जो कंडक्टर्स किसे बोलते हो? जिसमें से चार्ज फ्लो कर सके वो कंडक्टर, और जिसमें से चार्ज फ्लो ना कर सके वो इंसुलेटर। अब कंडक्टर में जैसे कि दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और ये किस वजह से हो पाते हैं? आपका पूछा जाता है मेटल्स वगैरह में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, अब इसके एग्जांपल्स क्या है कंडक्टर के? तो आप मेटल्स लिख दीजिए, नॉर्मली ऑल मेटल्स, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, महंगे मेटल्स भी ले सकते हो, सिल्वर, और भी बहुत सारे मेटल्स मिलेंगे। लोहा वगैरह भी होता है भाई, आयरन है ना, तो आयरन वगैरह भी आप ले सकते हो, Fe जो भी लिखते हो, ठीक। कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब आपके मेटल्स हैं, और ये मेटल्स कंडक्टर हैं। लेकिन अब चांदी या सिल्वर को तो, जो Ag है उसको तो नहीं लगा सकते, तार बनाने में चोरी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग वो चीज यूज करते हैं जो साइंटिफिकली भी ठीक हो और फिजिबल भी हो, भाई जहां रह रहे हैं आराम से यूज कर सकें। ठीक है साहब। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिससे इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो कर सके, जैसे प्लास्टिक, वुड,
और भी टेक्निकल बात करें, इबोनाइट वगैरह चीनी मिट्टी के बर्तन देखते हैं जो लगे रहते हैं, प्लास्टिक के अलावा आप देखते होंगे या स्विच लगाते हैं, फ्यूज आते थे उसके इबोनाइट के, जैसे चीनी मिट्टी होती है ना, चीनी मिट्टी जानते हैं आप, जिसमें कप में चाय पीते हैं, उस प्लास्टिक वाला नहीं, उसका बोन चाइना टाइप का, तो उसमें आप समझ लीजिए वैसे भी बनते थे इबोनाइट, आपने देखा होगा, उम्मीद करते हैं पोर्सलीन के बनते हैं। तो ये सब टेक्निकल है, लेकिन मोटे तौर पे ये आप समझ जाएंगे प्लास्टिक वुड। भाई प्लास्टिक तो सब जानते ही हैं, लकड़ी तो आपके नज़रों के सामने रहती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप, क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि क्या अहमियत है इसकी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो करती है। दोनों बात एक ही है, समझेंगे हम लोग। जिसका आप देखिए, जैसे पानी की बात करी, वाटर, तो वाटर किधर से किधर फ्लो करता, हाई लेवल से कम लेवल की तरफ। अगर पानी का आप टैंकर ले लें, यहां पानी भर दें और इसका कनेक्शन आप कर दें एक दूसरे टैंकर से जो ऐसे रखा हुआ है, और यहां खूब पानी भरा हुआ है, बहुत पानी भरा हुआ है, ठीक, और इसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है। अब इसको किसी स्टैंड पे लगा दिया और ये पूरी चीज रख दी टेबल पर। अब आप देखेंगे पानी जो है ना, ज्यादा पानी से कम पानी में नहीं जाता, लेवल देखता है। तो लेवल की वजह से पानी का फ्लो ए बीकर से बी बीकर की तरफ होगा, क्योंकि इसका लेवल देखो ज्यादा है, ऊपर है हाइट पे, और इसका लेवल नीचे है। इन दोनों में एक नीचे है, ये ऊपर है। तो पानी की फ्लो में लिक्विड का लेवल मैटर करता है। जिसका लेवल ज्यादा, वहां से पानी कम लेवल की तरफ जाएगा, ढलान की तरफ जाएगा। पकड़ पा रहे हो? तो इसी तरीके से जो चार्ज होता है, करंट होती है, वो ज्यादा पोटेंशियल से, जहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चार्ज जाता है। ये बिल्कुल पक्का लॉ, नियम जो भी समझें, लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। इस तरह से चार्ज का फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो होता है, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जाना। पोटेंशियल क्या समझेंगे, तो ये ज्यादा से कम पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज जाता है या करंट फ्लो करती है, तो करंट का जब भी डायरेक्शन हमको पकड़ना होगा, हम ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ करंट का डायरेक्शन बना देंगे। इसलिए पोटेंशियल जानना जरूरी है कि भाई किधर से किधर करंट फ्लो होगी। अब जो पोटेंशियल होता है ना, अब डेफिनेशन तो कही जाती है, लेकिन आप सही मानों में सोचोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी कोई चीज नहीं होती है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हर चीज का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होता है। आगे आप समझेंगे भी, जिसे लिख दीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इन्होंने बोला है, देखिए समझाता हूं मैं आपको। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट, यानी कि मान लीजिए इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी मौजूद होता है ना जब कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड बना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चिड़िया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो चिड़िया है कि कहीं पे जब चार्ज रखा होता है ना, तो आसपास के दायरे में प्रभाव क्रिएट कर देता है। जैसे कहीं खुशबू, जैसे अगरबत्ती जला दीजिए, सेंट लगा लीजिए, परफ्यूम लगा लो, तो वो आसपास निकलते तो महकता है ना, लोग सूंघते हैं। अब ऐसा थोड़ी कि मैंने लखनऊ में लगाया और दिल्ली में महक रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। एक दायरा है ना कि आप सेंट लगाते हैं तो 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, कितना तगड़ा है, वहां तक जाएगा, समझ पा रहे हो? उसके बाद धीरे धीरे उसकी खुशबू कम हो जाएगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लगाते हो, और इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो बाद में करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है, तो चार्ज अपना एक प्रभाव छोड़ता है एक दायरे तक। थ्योरेटिकली तो इंफिनिटी तक जाता है, लेकिन आप जानते ही हैं उसके बाद उसका असर नहीं दिखता। तो जितना स्पेस में, आप जितने स्पेस के अंदर वो छोड़ता है अपना प्रभाव, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ तो पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो यहां कहीं कोई चार्ज पुच्चू रखा होगा जिसने पोटेंशियल क्रिएट करने की बात की जा रही है। अब हम क्या करते हैं, देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो भाई साहब पोटेंशियल का जिक्र भी नहीं होगा। इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है, अगर एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं तो 1 कूलाम प्लस वाला पॉजिटिव लिखा है, ये एसआई सिस्टम। बाकी किसी और सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसका यूनिट पकड़ लेना।
फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो आप अगर यहां पे इंफिनिटी है, अब इंफिनिटी क्या चीज होती है? इंफिनिटी होती है बहुत दूर, और फिजिक्स की भाषा में इंफिनिटी होती है रिलेटिव टर्म में। जैसे चींटी के आगे हाथी का जो शरीर है वो इनफाइनाइटली बिग है, लार्ज है। तो फिजिक्स में हमेशा इंफिनिटी जब भी यूज किया जाएगा रिलेटिव टर्म में यूज किया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना, ऐसा मत सुना चंदा मामा। हाँ, अगर इतने इतने मेजरमेंट कर रहे हो और इसके हिसाब से कोई बहुत बड़ा मेजरमेंट आ जाएगा तो वही इंफिनिटी हो जाएगा। एनीवे, अब इस इंफिनिटी से पॉजिटिव यूनिट चार्ज को आप पकड़ें जो यहां बैठा हुआ था, इसको यहां तक लाएं पी तक। तो जब पॉजिटिव को लाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, तो ये रिपेल करेगा। तो जब ये रिपेल करेगा, क्योंकि रिपेल करते हैं लाइक चार्जेस, तो आपको जबरदस्ती लाना पड़ेगा ना, रिपल्शन धक्का मार रहा फिर भी ला रहे हैं, तो यहां तक लाने में आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने वर्क डन किया W, ठीक, तो इसमें क्या आपका पोटेंशियल हो गया? V = W/Q पर यूनिट चार्ज। तो जितना वर्क डन किया उसको Q से डिवाइड मार दो, या Q0 ले लो, यहां ये Q0 अगर लिया है चार्ज तो एक यूनिट को लाने में जितना आपने काम किया पर यूनिट चार्ज, उसको बोला था पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। अच्छा, असल में ये पोटेंशियल ना पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, आगे देखेंगे। क्योंकि जो इंफिनिटी है इस पे हम लोग जो पोटेंशियल मानते हैं वो जीरो मानते हैं। होता नहीं होता हमको नहीं पता, साइंटिस्टों ने मान रखा है। कहीं से भाई कैलकुलेट तो करना है, शुरू तो करना है कहीं से खेल। तो V इंफिनिटी जीरो है। अब अगली स्लाइड में मैं इसको दिखाऊंगा कि जो पोटेंशियल है वो असल में पोटेंशियल डिफरेंस है। ये देखिए, अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। अब इन्होंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कितना, तो वही जो चर्चा की थी, जो Q पॉइंट इंफिनिटी था पहली वाली स्लाइड में, वो Q यहां है। यहां से यहां तक लाने में पॉजिटिव यूनिट चार्ज में जितना वर्क डन किया, तो डेल्टा V, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां से Q तक P से लाने में वर्क डन किया W, और चार्ज था Q0। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। अगर आप लिखें तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा W/Q0। समझना मेरी बात, क्योंकि जितना वर्क डन किया यहां से यहां तक लाने में। अब जो पहली वाली स्लाइड थी वहां पर Q वाला पॉइंट इंफिनिटी पे था, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल होता है जीरो, तो वहां से यहां तक लाने में आपने जो बेसिकली वो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन किन पॉइंट्स के बीच में? इंफिनिटी और P पॉइंट के बीच में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके लिए दो पॉइंट कौन से हैं? एक है V इंफिनिटी और एक है जहां लेके आए हो। यहां पे दो पॉइंट दोनों दिख रहे हैं, Q और P। समझ गए? दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है, और हमारे लिए यही जरूरी है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को जानें, ना कि कितना पोटेंशियल है इस पे सर फोड़े। ठीक है, आपकी जेब में कितने पैसे हैं ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितना पार्टी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ना कि इस दुनिया में कितने पैसे हैं। इस दुनिया में होंगे बिलियन सिलियन जितने भी होंगे, उससे क्या मतलब? आपकी जेब में तो नहीं है। अगर आपकी जेब में 1000 रुपीज है तो मजा है फिर आप इंजॉय कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो डिफरेंस कितना है आपकी पॉकेट में, दोनों खाली हैं या हैं, आपके पास कितने हैं, यही चीज होती है डेल्टा V। और डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ये किस फैमिली का है? तो देखिए एनर्जी वाली फैमिली है तो वर्क डन इज एनर्जी, तो ये एनर्जी वाली फैमिली का, तो ये ध्यान रखिएगा। ये किस परिवार से आता है, किस फैमिली को बिलोंग करता है? एनर्जी वाली फैमिली को बिलोंग करता है। उससे हम समझ जाएंगे कि डेल्टा V का मतलब है एनर्जी, कहीं वर्क डन हुआ था, है ना। आओ, तो ये द पोटेंशियल, इसको डेफिनेशन के तौर पे याद कर लेना, इसलिए मैंने डाला है कि मान लो एग्जाम में लिखना पड़ जाए तो समझ तो आप गए, लेकिन लिखेंगे कई बच्चे नहीं लिख पाते, तो डेफिनेशन आप लिखिए और फटाफट आंसर कर दीजिए। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। इलेक्ट्रिक सर्किट हो, किन्हीं दोनों पॉइंट की बात हो, और ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, यानी V अपॉन आपको बता दिया। तो ये बात आप समझे होंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो करेगी। हाई पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये बातें मैंने आपको समझाई पूरी अच्छे से। ये देखिए डिफरेंस, फिर 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहां देखिए 2 पॉइंट्स लिखा है, और पहली वाली स्लाइड में इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम दे दिया था। मुद्दा वही है, आप घुमा घुमा के वही बात कीजिए। जब कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो कॉन्सेप्ट इज पावर, फिर कोई दिक्कत नहीं। डिफाइंड एज द अमाउंट, वही वाली बात हो गई सेम।
और इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट होती है वोल्ट और इसको इसका सिंबल है V। ठीक है, तो एसआई यूनिट इज वोल्ट, इसका सिंबल है V। अब द पोटेंशियल, अब मान लीजिए पूछा जाए एग्जाम में, आपके यहाँ पूछा जाता है छोटी क्लासेस में कि 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए, है ना। तो डिफाइन करने के लिए ये डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा, बिल्कुल नोट कर लो और याद भी कर लो और समझ तो गई तुम। समझा, मैं भी फिर से देता हूं तुमको। लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है समझो। इस डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। डेल्टा वी को 1 वोल्ट बोलोगे कब? ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। अब देखिए फॉर्मूला है ना ये, अब इसमें सब बच्चे जानते हैं। इस फॉर्मूले में Q की वैल्यू 1 कर दो, 1 कूलम, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा V और W बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी 1 कूलम चार्ज को Q से लेकर P तक मूव करने में जितना आपको काम करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा, पॉजिटिव चार्ज को ध्यान रखना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज मत लिखना केवल, पॉजिटिव इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन में है ये। तो Q से P तक उतना आपका डेल्टा V हो गया। डेल्टा V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। बात खत्म, फर्स्ट क्लास। आ जाओ अब, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस को नापने का या मेजर करने का तरीका क्या है? तो मेजर करने की एक डिवाइस आती है जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो ये जो वोल्ट मीटर, ये किस काम में आती है? पूछा जाता है आपके यहां, बड़ी छोटी छोटी बातें। तो वोल्ट मीटर इज द डिवाइस जो मेजर करती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं PD, या कई लोग इसको वोल्टेज भी बोलते हैं। बात वही है कि 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज नापने का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो और इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है, ये जो वोल्ट मीटर के डिवाइस होता है वो सर्किट में पैरेलली लगता है। मतलब पैरेलली लगने का, जैसे यहां देखिए, मान लीजिए इस A और B के बीच का, इस कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, तो हमने इसको पैरेलल लगा दिया। पैरेलल का मतलब है ऐसा नहीं लगाया कि हमने वोल्ट मीटर V इज ए सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर, ये इसे बोलते हैं सीरीज में लगाना, ये R समझो, इसे बोलते हैं सीरीज में लगाना। तो ऐसा नहीं लगाया हमने, कैसे लगाया? ऐसे कंडक्टर था तो वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगा दिया। ऑलवेज इन डिटेल आप पूरी जानकारी 12th में पढ़ेंगे, कैसे काम करता है, बहुत चीजें हैं इसके अंदर, मजेदार है, मस्त हो जाएंगे पढ़ के। लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि जो वोल्ट मीटर होता है वो किन्हीं 2 पॉइंट यानी A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज नापने का काम करेगा। और हमेशा इसको कैसे लगाएंगे? पैरेलल टू द सर्किट, पैरेलल टू द लोड का मतलब कंडक्टर जिसका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापना है आपको। और 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है बड़ा हाई होता है। इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई। कितना हाई? जितना हाई आप कर सकते हैं उतना कर दीजिए, उतना बेहतर काम करेगा ये। क्यों करते हैं ये सब डिटेल में बात कभी और करेंगे, क्योंकि कोर्स में नहीं है, आराम से बता देंगे आपको, तो मजा आएगा आपको। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, इनफाइनाइटली हाई, जितना कर पाइए। और हमेशा कहां लगाओगे? पैरेलल में। ये मैंने इसलिए लिखा कि आपके दिमाग में चला जाए, भाई पहली बार पढ़ रहे हैं। तो वोल्टेज द अनदर नेम या अदर नेम, ये वोल्टेज भी बोलते हैं, मैंने बता दिया आपको। ये देखिए वोल्ट मीटर की कहानी। अब आगे की चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा भाई ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रिक करंट I इसका सिंबल होता है, इसको तो जानना ही पड़ता है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ करंट टू फ्लो इन द वायर। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 2 पॉइंट के बीच में मान लीजिए एक तार है, इस तार में A और B पर आप करंट का फ्लो तभी होगा जब इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे पानी होता है ना, पानी को अगर आप फिर से एक पानी वाला एग्जांपल देते हैं, जगह है क्या? अब मान लीजिए यहां पर एक वाटर रखा, आपने छेद कर दे भाई, ऐसे कर देते हैं ना, तो ये देखिए ऐसे। अब मान लीजिए दोनों का लेवल में सेम कर दूं, दोनों में पानी भरा है और दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो पानी का फ्लो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पानी तो फ्लो ही तब होता है जब लेवल का डिफरेंस हो, अदरवाइज पानी कहीं नहीं जाएगा, इसके अंदर भी भरा रहेगा और टोटल लेवल दोनों का सेम रहेगा। बात पकड़ में आई? इसी तरीके से पोटेंशियल वाली कहानी में अगर VA और VB का पोटेंशियल सेम है,
या डेल्टा वीए मतलब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस शून्य है, डिफरेंस ही नहीं है, तो करंट नहीं फ्लो होगी। ये एकदम पक्का नियम, पक्का कानून, पक्का प्रिंसिपल, पक्का लॉ आप घोट लीजिए। घोटने का मतलब है लॉजिकल है। कभी जब तक पढ़ाई करेंगे वो आगे जितना भी पीएचडी तक इंजीनियरिंग के ऊपर है ना, तो हमेशा ये नियम पकड़े रहिएगा कि जो चार्ज होता है वो तभी चलेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अच्छा, अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और हम ये मान लें कि VA का पोटेंशियल ज्यादा है V से, VA इज हायर पोटेंशियल, VB एट लोअर पोटेंशियल, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा उस समय A से B जाएगा अगर VA VB से बड़ा है, और इसी डायरेक्शन को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। यानी ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होती है या पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, तो ये बात आप पकड़ के रखिए, काम आपका बनता रहेगा। देखिए इनकी बात समझते हैं तो समझ गए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0 तो देयर इज नो करंट, नो फ्लो ऑफ चार्ज। इफ देयर इज डिफरेंस तो ज्यादा से कम पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज या करंट फ्लो होने लगेगी। द इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर सच एज मेटल वायर। ठीक है, अब करंट देखिए क्या होता है, आगे चर्चा करेंगे जब आप डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करेंगे। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों लफड़ा रखा गया, एक ही डायरेक्शन में क्यों नहीं रखा गया, अभी बताता हूं आपको मजा आएगा आपको। ऐसा क्यों नहीं रखा गया कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक आई है करंट उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को पकड़ के चलते बात खत्म हो जाती, लेकिन नहीं है, उल्टा है। क्यों है आइए समझेंगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। करंट मतलब यहां इलेक्ट्रिक करंट की चर्चा की जा रही है, पानी वाली करंट नहीं। ये क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मतलब कोई तार है, इस तार को ये पॉइंट पकड़ लो, इससे 1 सेकंड में कितने चार्ज आपके जा रहे हैं एसआई सिस्टम के हिसाब से, उसे करंट बोल दोगे। या फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज ए करंट, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। 1 सेकंड में कितने चार्ज निकल गए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बात खत्म हो जाती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट तो समझ गए हम लोग। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। बेटा एक साइंटिस्ट थे एम्पियर साहब, उनके नाम पे रखी गई है, और इसका सिंबल क्या है, ए। एम्पियर इज दी एसआई यूनिट ऑफ करंट। आगे आपसे आपके यहां पूछा जाता है ना कि 1 एम्पियर को बताओ व्हाट इज 1 एम्पियर। तो व्हेन, अब यहां पे देखिए हमेशा फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। ठीक, अब देखिए व्हेन 1 कूलम, अब क्यू की वैल्यू कर दो 1 और टी की वैल्यू कर दो 1 सेकेंड। तो क्यू कर दो 1 कूलम, टी कर दो 1, तो आई किसके बराबर आ जाएगा 1, और इसे बोलते हैं एम्पियर। यानी 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में एक जगह से दूसरे पॉइंट तक भेजोगे तो कितनी करंट होगी, 1 एम्पियर। यही लिखा है। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन मतलब ये मान लीजिए है, इसी को ऐसे काट दिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट सेड टू बी 1 एम्पियर। इसलिए लिख दिया कि कई बच्चे नोट कर लें, एग्जामिनेशन में डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं। बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत सरल चैप्टर है, और जो लोग साइंस लेके पढ़ेंगे उनको खूब पढ़ना भी है 12th में, खूब का मतलब मजा आएगा पढ़ने में, है ना। अच्छा, अब करंट, अब भाई ठीक है करंट बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी थी कि इलेक्ट्रिक करंट बहुत जरूरी। अब इलेक्ट्रिक करंट जरूरी है तो उसको नापेंगे कैसे, मेजरमेंट करने की कोई डिवाइस है, तो आंसर है इसकी मेजर करने की डिवाइस होती है एमीटर। एमीटर इज द डिवाइस। अब यहां पे मैं खरीद के लाने वाला था मीटर, वोल्ट मीटर लाया नहीं, मैं एक दिन ले आऊंगा, बाजार में मिलता है तो 250-300 रुपए का, वो घंटी घुमा दो वोल्ट मीटर, घुंडी घुमा दो मीटर, बड़े अच्छे आ गए डिजिटल वाले सब, 300-400 में, 300-400 में मिल जाना चाहिए, 500 में। ठीक है, मैं लाऊंगा। करंट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। ये देखिए एमीटर लिखा दिख रहा होगा बड़ा बड़ा। अब जो एमीटर होता है ना वो सीरीज में लगाया जाता है, ऑलवेज इन सीरीज। आपने वोल्ट मीटर देखा था, वो पैरेलल में लगाते थे, ये जहां नापना है करंट कितनी जा रही है नापनी है तो उसी सीरीज में लगा देते हैं, पहले ये फिर वो, एक के बाद ऐसे लाइन बनाते हो तुम लोग। अब तो एग्जाम स्कूल जाते नहीं होंगे शायद, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाते थे तो छुट्टी में कभी कभी छोटे बच्चों की लाइन, अब तुम लोग तो बड़े बच्चों मानते कहाँ हो, लेकिन जो छोटे वालों की लाइन लगाते हैं ना, क्लास 3rd वालों की, 2nd वालों की, तो वो एक के पीछे एक लगे होते हैं, वो सीरीज होती है।
और असेंबली में खड़े होते एक लाइन दो लाइन, तो दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाती हैं। असेंबली समझ रहे हो ना, भगवान सद्बुद्धि देना, मिल नहीं रही। एंड एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। अब ये जो एमीटर होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। कितना कम? जितना कम रख सको, तुम्हारे जितनी ताकत हो है ना, उतना ज्यादा कम। जितना रेजिस्टेंस कम रखोगे उतना ही शानदार डिवाइस हो जाएगा आपका। एनीवे, ठीक है, बात पकड़ पाए। ऑलवेज पुट इन सीरीज, और हमेशा कैसे लगाना है? सीरीज में, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या करेगा? देखिए, आपको फिर से एक मजेदार बात बताता हूं। जो वोल्ट मीटर है, जिसका V सिंबल था, वो नापता था वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको लगाते थे हमेशा पैरेलल, और उसका रेजिस्टेंस R रहता है बहुत ज्यादा। कितना? जितनी ताकत है आपके। अब दूसरा है एमीटर साहब। एमीटर को A से दिखाते हैं, ऐसे सिंबल, और क्या नापता है? यहां जगह थोड़ी है तो करंट नापता है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब। और कहां लगाते हो? सीरीज में। इसका रेजिस्टेंस जितना कम कर सको। ठीक है बच्चों, और ये दोनों ही चीजें बाहुबली से बनती हैं। वो बाहुबली कौन है? गैल्वेनोमीटर। कहां गए चाचा जी इनके? गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर की चिड़िया का नाम है, इसको G सिंबल है, G। अब गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट और मेजर करने का काम करता है। डिटेक्शन ऑफ करंट मतलब इस सर्किट में करंट हो भी रही है कि नहीं, ये बता देता है, और हो रही है तो कितनी हो रही है, ये भी बता देता है आपको। तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट और डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट बता देता है, डायरेक्शन भी बता देता है। उसमें बीच में निडल होती है। जो गैल्वेनोमीटर है ना बच्चों, इसकी निडल होती है बीच में, जीरो, इधर भी मार्किंग इधर भी मार्किंग। और एमीटर में सब एक तरफ निडल होती है, मतलब ऐसे कांटा होता है और ऐसे इसकी मार्किंग होती है। इधर नहीं जा सकता, इधर जाकर टूट जाएगा। ठीक है, दोनों की खेल में। इसमें गैल्वेनोमीटर में बीच में मार्किंग होती है, तो ये बता देता किस डायरेक्शन में करंट जा रही है। बड़ी अच्छी बात। तो गैल्वेनोमीटर का काम समझे ना, डिटेक्शन करंट है कि नहीं, और कह तो डायरेक्शन किधर है और साथ में कितनी है ना। अब जो एमीटर है वो भी करंट नापता है, गैल्वेनोमीटर भी नापता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या होता है? बहुत सेंसिटिव होता है। ये माइक्रो एम्पियर की करंट नापता है, बहुत छोटी करंट नापता है, बहुत हल्की। ज्यादा कर दोगे जल जाएगा। इसलिए बड़ी करंट नापने के लिए हमने इससे एमीटर बना लिया। तो गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों बना लेते हैं। अब कैसे बनाते हैं इसकी जानकारी क्लास 12th में मिलेगी आपको। अभी ना दिमाग लड़ाइए, इतना जान लीजिए केवल, है ना, कि कैसे क्या लगाते हैं, सर्किट कैसे बनाते हैं। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर दोनों बना लिया जाता है। और मैंने आपको इतनी जानकारी दे दी जो मोर देन इनफ है, मजा भी आया होगा। सरल भाषा में समझिए, कुछ है थोड़ी, बड़ा मजा आता पढ़ने में। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किधर मानी जाए। आइए समझते हैं। तो कन्वेंशनल हमारा हम जो मानते आ रहे थे साइंटिस्ट, मतलब उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक करंट होती है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल से निगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट। यानी अगर कोई सेल लगाए हो, बैटरी है, बैटरी तो बड़ा खतरनाक बनाता हूं मैं ये मान लीजिए ऐसे है, ये प्लस वाला टर्मिनल, ये माइनस वाला, ठीक सपोज, और यहां कोई सर्किट लगाया हो, यहां कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगा रखा है, ये समझ लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो ये कहते हैं प्लस से करंट जाएगी और निगेटिव ऐसे जाएगी, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, जल जाओ और वैसे भी जो कन्वेंशनल करंट थी उसको माना जाता था कि डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मोशन, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट को भी इधर ही मानोगे। हमेशा पॉजिटिव चार्ज प्लस वाले से चलता है, ऐसे चलेगा पॉजिटिव चार्ज, टुई है ना, ये पॉजिटिव चार्ज। तो जो डायरेक्शन था पॉजिटिव चार्ज के चलने का, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को माना था हम लोगों ने। हम ये पहले मानते थे ना कि पॉजिटिव चार्ज इधर चलता है। अब एकदम से क्या हुआ, 1897 में ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो चलता ही नहीं, वो तो भारी आइटम है। 1836 या 1837 गुना 1836 टाइम्स, 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक और खिलाड़ी है, वो तो बाद में पता चला प्रोटॉन का। यानी पॉजिटिव चार्ज तो चलता ही नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन जो होता, जो 1897 में इन्वेंट हुआ, खोजा गया, वही रिस्पॉन्सिबल है चार्ज के फ्लो के लिए।
तो हमने सारी चीज मान रखी थी प्लस चार्ज के हिसाब से, और पता चला कि प्लस तो साहब चलते ही नहीं, प्रोटॉन तो तब खुजे नहीं थे 1897 में, इलेक्ट्रॉन को चलना है। अब ये बड़ी असमंजस की स्थिति कि पूरी जो बाहुबली की पिक्चर मैंने लिखी, बाहुबली बाहुबली, अब बाहुबली मेल नहीं फीमेल हो गया, है कि नहीं? समझ रहे हैं कि मतलब बाहुबली को हमने दिखाया कि शक्तिशाली और फलाना धमाका, अंत में पता चला ये बाहुबली तो लड़की है। अब गड़बड़ हो गई कि अब क्या करें यार, पिक्चर पूरी लिख चुके हैं। तो ये कहानी की गई कि कहा ये किया कि ठीक है भाई, हमने जो माना था, हमने ये माना था कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है प्लस चार्ज की चलना की दिशा में, तो इसको ना चेंज करो भाई, बड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो आप ये कह दो कि ठीक है प्लस नहीं चलता ना, तो हम क्या मान लेते हैं कि प्लस की अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चलेगा। भाई इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो प्लस की ये प्लस इधर जा रहा है तो सब लोग नेगेटिव इधर आ रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलती है। इसीलिए माना गया था, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन खोजा गया उससे पहले तो पता नहीं था, तब ये इन्होंने बाहुबली की पिक्चर पलट दी पूरी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए हमेशा क्या पकड़ना है, जिस्ट क्या है, प्लस वाले चार्ज की दिशा में करंट, या अगर करंट का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। प्लस किधर चलेगा, करंट की डायरेक्शन में। बात पकड़ ली होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अब जो मेटल होता है, मेटल में करंट फ्लो करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो एटम होता है ना, एटम तो आप जानते ही होंगे, ये मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं सपोज समझाने के लिए, तो ये जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है, बहुत ढीलेपन से, मतलब इसका जो अट्रैक्शन है फोर्स का ये बहुत कम होता है। रूम टेम्परेचर पर ही, रूम टेम्परेचर अगर आप देखें 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लें, इस टेम्परेचर पर ही इसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि इसके वाले ऑर्बिट को छोड़ के टहलने लगता है, तो फ्री होता है, आवारा टाइप का होता है। अब उसके बाद जब भी आप वो लगाते हो उसके ऊपर सेल, वो एक डायरेक्शन में बहने लगते हैं, फ्लो होने लगते हैं। जब सेल नहीं लगाते हो तो इनका रैंडम मोशन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, कोई देखिए इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा। भाई आवारा लड़का है, किधर भी भागेगा भाई किसी के पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कुछ सोचा ही नहीं कि लाइफ में क्या करना है, तो जिधर कह दो वही सही है, मैं इधर जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा, तो किधर ही भी जाओ, कौन रोक रहा है आपको? तो इस समय ये रैंडम मोशन में होते हैं, इनको दिशा नहीं पता है किधर जाना है, ठीक। तो इसी को कहते हैं व्हेन नो सेल ऑफ बैटरी, इसमें सेल बैटरी नहीं लगाएंगे, तो इस कनेक्टेड अक्रॉस ए मेटल वायर द इलेक्ट्रॉन्स इन इट फ्लो एट रैंडम। रैंडम का मतलब अंड बंड शंडगंड, किधर भी चले जा रहे हैं, देख रहे हो ना, एक इधर भाग रहा है, एक पिताजी इधर भाग रहे हैं, तो ऐसे होता है। अब जब इसके अंदर लगा देते हैं बैटरी, ये सेल का सिंबल है, अभी हम दिखाएंगे बताएंगे भी आपको सेल के सिंबल कैसे होता है। एक डंडा बड़ा बनाओ, एक डंडा छोटा बनाओ, पैरेलल डंडे, बड़े वाले को प्लस बोलो, छोटे वाले को ऐसे निगेटिव बोलो, ये बन जाता है सेल। दोनों डंडे बराबर मत कर देना बेटा, दोनों डंडे बराबर कर दोगे तो इसका मतलब होता है सेल। ये आपके कोर्स में नहीं है, ये 12th में पढ़ेंगे। ये होता है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर किस चिड़िया का नाम है ये 12th में जानेंगे आप, अभी इसको छोड़ दीजिए, दोनों पैरेलल ना बनाइएगा, इतना बताने का मुद्दा था, ठीक है। बड़ा छोटा, बड़ा वाला प्लस डंडा, छोटा वाला निगेटिव, सिंबल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेल। और सेल के साथ कई सारे लगा दोगे तो बैटरी बन जाती है, ये सब लिखा होगा यहाँ पे, माइनस प्लस जो भी है, बाकी भी माइनस लगा दो, दिस इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बात खत्म। इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल वायर। तो ये आपको दिखिए, अब आपने सेल लगा दिया तो सेल क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रिक आई की डायरेक्शन ऐसे होगी ना करंट की, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये देखिए, ये किधर डायरेक्शन बनाई, आई की, तो आई की डायरेक्शन है ऐसे, देख पा रहे हैं ना, ये देखो ऐसे ऐसे दिख रहा, तो करंट इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे, इसकी उल्टा, निगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ऐसे। ये देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उल्टा, बहुत बढ़िया, हो गया काम, बस। अब व्हेन ए सेल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए मेटल वायर, द इलेक्ट्रॉन्स इन इट फ्लो टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ये इलेक्ट्रॉन जो है उनको प्लस से मतलब है, प्लस की तरफ आते हैं। आप इतना ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन आई का अगर डायरेक्शन इधर है तो पॉजिटिव वाला इसी डायरेक्शन में जाएगा और नेगेटिव वाला उसकी विपरीत दिशा में जाएगा। बात खत्म, ठीक है साहब, आगे चर्चा करते हैं। आगे देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो ये सब डेफिनेशन के रूप में एग्जाम में आपके यहां पूछी जाती है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं। A continuous conducting path consisting of wires and other resistance
like electric bulb etc. and a switch between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flows is called circuit. बस कंडक्टिंग पाथ चाहिए कॉन्टिन्यूअस, ये तार जो लगाए हुए, देखिए की लगी हुई है यहाँ पे, स्विच, स्विच को बोलते हैं, स्विच मतलब बटन ऑन ऑफ करने वाला, ऐसे समझिए, इसको की भी लिखते हैं। और एक अच्छी चीज क्या है ना फिजिक्स की भाषा में, जैसे आप स्विच को आप ऐसे सोचिए, स्विच को जब आप करते हैं ऑन, पंखा चलाना है, आजकल तो नहीं चला रहे होंगे, पंखा चलाना ऑन किया, तो स्विच ऑन को लिखते हैं की क्लोज्ड की है, थोड़ा उल्टी कहानी समझिएगा, की को क्लोज करते हैं तो वो ऑन होती है, और स्विच को जब करते हैं ऑफ, पंखा बंद करेगा, तो की को करते हैं ओपन। ये टेक्निकल टर्म यूज किए जाते हैं, पकड़ के रखिए, व्हाट इज की इज द स्विच। जब क्लोज किया है तो क्लोज का मतलब है ऑन किया है, कई बच्चे उल्टा समझ लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। क्लोज का मतलब बंद करना नहीं, क्लोज का मतलब है की क्लोज की है, सर्किट चालू किया है। अब यहां पे बैटरी लगाई, सोर्स ऑफ एनर्जी, और की क्लोज की यानी ऑन किया, चालू किया। अब चालू करके करंट फ्लो करना दाएं दाएं शुरू हो गई, पोल प्लस से लेकर ये बल्ब को जलाया, और ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, तार लगाए हैं जिससे करंट जा रही है लगातार, और कंडक्शन वाली इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। बड़ी अच्छी बात। अब देखिए कुछ सिंबल्स हैं, तो सिंबल पहचान लो बेटा, ये सेल का सिंबल मैंने अभी दिखाया था, बैटरी अभी बताया था, कई सारे सेल लगा दो, कनेक्टिंग वायर, एक तार ऐसे सीधे बना दीजिए, वायर ज्वाइंट ऐसे कर दोगे तो वायर का ज्वाइंट बन जाएगा, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, मतलब छलांग मरवानी है तो एक तार है नीचे से आ रहा है, ऐसे छलांग मरवा दो, तो ये क्या, ये जुड़े नहीं है, फांद के गया है। और फिक्स्ड रेजिस्टेंस का फोटो आप देख पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से ये है, इसके बहुत सामने आएगा। अब फिक्स्ड रेजिस्टेंस के बाद एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होता है, जिसे रियोस्टेट भी बोलते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, लैब में जाएंगे ना तो आपको एक दिखेगा, एक डिवाइस, पता नहीं लैब में जाने का मौका आपको मिला कि नहीं मिला, तो उसमें वो लगा रहता है एक बटन, तो उसको बढ़ाएंगे घटाएंगे, कई तरीके से कर सकते हैं, बढ़ाएंगे घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बदल जाता है उसका, रियोस्टेट बोलते हैं, सर्किट होता है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को कैसे शो करते हैं, ऐसे खचर खचर बनाया आपने रेजिस्टेंस और ऐसे तीर लगा दो, तो ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब इसका रेजिस्टेंस बदल सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। या आप इस तरीके से भी दिखाते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस बना हुआ है, ऐसे एक एरो लगा देते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये देखिए दो सिंबल बने हुए हैं, इसका एक नाम और है रियोस्टैट, पढ़ लीजिएगा, ये रियोस्टैट दिख पा रहा होगा, करते हैं तो उसको रियोस्टैट भी बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। एमीटर देखिए, एमीटर को प्लस माइनस ध्यान रखना पड़ता है, हमेशा प्लस वाला सीधा प्लस से जोड़ते हैं, उल्टा जोड़ दोगे तो फूट जाएगा, फूटने का मतलब बंद कर जाएगा, क्योंकि उसकी निडल एक ही तरफ चलती है ना। अब पीछे कोशिश करोगे तो पीछे तो स्टॉपर लगा हुआ है, एक पिन लगी होती है, आपने देखा नहीं होगा, उसको जोर लगा के टूट जाएगी निडल, पॉइंटर मार्कर जो भी बोलो। और वोल्टमीटर में भी प्लस माइनस होता है, गैल्वेनोमीटर में नहीं होता, क्योंकि हमने बताया था गैल्वेनोमीटर में उसकी निडल होती है बीच में, तो इधर भी भाग सकता है इधर भी भाग सकता है, तो गैल्वेनोमीटर में प्लस माइनस नहीं, ठीक। और बाकी आप गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगाया जाता है, क्योंकि इसका पहला काम क्या है, करंट को नापना, तो इसको लगाते, बार बार याद करा रहा हूं, एग्जाम में पूछा जाता है, ये सीरीज में लगाते हैं मीटर, वोल्ट मीटर पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर सीरीज में। गैल्वेनोमीटर से ही आप चाहें तो एमीटर और वोल्टमीटर दोनों बना सकते हैं, पापा है कि नहीं, और समझ क्या है, ठीक है साहब। और ये देखिए, ये ओपन सर्किट के सिंबल यानी स्विच, तो ये ऐसे बनाते हैं, या ये ब्रैकेट करके खाली, क्लोज का मतलब है इसको ज्वाइंट कर दीजिए, देखिए ज्वाइंट हो गया, या इसके सर्किट में क्लोज कर दिया, दिस इज क्लोज सर्किट। इलेक्ट्रिक बल्ब का निशान ऐसे या ऐसे, आप समझ पाएंगे, कुछ बेसिक सर्किट है, बाकी सिंबल तो पढ़ते रहेंगे और मिलते रहेंगे, है कि नहीं, ठीक। तो अब बैटरी क्या है, बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, मैंने बताया था, जब एक से ज्यादा सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी बन जाती है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज रियोस्टेट, क्योंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए छाप दिया है, समझ गए होंगे मेरी बात, तो इंपॉर्टेंट था, ये सब पकड़े रहिए, सारे फंडे हो जाएंगे क्लियर और तुम हो जाओगे मस्त। बस पढ़ते रहो इंटरेस्ट के साथ, घबरा के नहीं, प्रेम से। सर्किट डायग्राम, अब सर्किट डायग्राम क्या होता है, आपका पूछा जाता है व्हाट इज सर्किट डायग्राम, इसलिए छोटे क्लासेस में लिखना पड़ता है, मतलब आप आगे बढ़ेंगे तो अंदर का काम से मतलब रहेगा, नाम से थोड़ा कम मतलब रहता है। तो ए डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ए सर्किट हैव बीन कनेक्टेड by using the electrical symbols for the components is called a electric diagram, circuit diagram। इसको आप खुद पढ़िए पॉज करके वीडियो। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्ट किए जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में,
उसे बोल देते हैं सर्किट डायग्राम। जैसे ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सेल लगा है, स्विच है, क्लोज है, एमीटर है, देखिए ये सीरीज में लगा है, और ये प्लस वाला सीधा ये जो सेल है प्लस, इसके साथ प्लस लगा, उल्टा लगा जल जाएगा। यहां भी देखिए इस प्लस वाले को इस प्लस वाले से लगाया हुआ है, उल्टा लगा दोगे अगर ऐसे वोल्टमीटर इधर प्लस माइनस कर दोगे तो रॉन्ग है, ऐसे नहीं लगाना, वरना ये उड़ जाएंगे भाई साहब, मैं चला है ना, दग जाएगा। ठीक है, अब एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल, ए रेजिस्टर एंड मीटर, ए वोल्ट मीटर इन द स्विच और प्लग की। ये आपको एक सिंपल सा डायग्राम है, जैसे थोड़ा फील मिल जाए, बाकी तो आप खुद बना लेंगे, आप चैंपियन बच्चे हो। अच्छा, ओम्स लॉ बड़ा सॉलिड लॉ, बहुत पूछा जाने वाला, बड़ा फेमस फिजिक्स में। तो ओम्स लॉ क्या होता है, साइंटिस्ट थे ओम्स साहब, बड़ा धांसू लॉ दे गए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वर्ड पकड़े रहिएगा, फिजिकल कंडीशन में से लिखा जाता है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए फिजिकल कंडीशन लिख दें, फिजिकल कंडीशन का क्या मतलब होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, और सभी कुछ जो है टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। तो एट सेम फिजिकल कंडीशन, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, एक करंट है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है मतलब आई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस एंड्स। भाई यहां पर ए और बी में आपको मालूम था ना कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे ही नहीं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट ही नहीं फ्लो करती। आपको दिखाया था, बताया भी था, आपको याद भी होगा। अगर VAB हम लिख दें बच्चों की जीरो है तो इसके अंदर करंट भी जीरो होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस VAB में अगर हम लिख दूं, ऐसे टेक्निकली घबराना नहीं कि जीरो के बराबर नहीं है, तब करंट जाएगी भाई। ठीक है, अब करंट जाएगी इसके अंदर, तो वो कैसे जाती है, जितना आपका V, जब V लिखते तो डेल्टा V ही मतलब है उसका, जितना V बढ़ाते जाओगे उतनी ही करंट, I इज प्रोपोर्शनल टू V, I कितनी, जितना V बढ़ाओगे उतनी I बढ़ेगी। तो यहां लिख देते हैं V इज इक्वल टू, देखिए प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टिट्यूट किसकी, V इज इक्वल टू IR या RI, जो भी लिख दो, और R को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट या जो कंपोनेंट लगाया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस अभी समझेंगे, फिर भी क्या होता है, अपोजिशन टू द करंट, करंट का विरोधी, है ना। तो व्हाट इज R, R is the meaning of R, opposition to the current, मतलब इस करंट को अपोज कितना कर रहा है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। आप जैसे नाम भी बताता, रेजिस्ट कर रहा है कि करंट ना फ्लो करे, वो कहानी हो जाती है। तो वेयर R इज ए कांस्टेंट कॉल्ड, ये कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन कंडक्टर काफी कंडीशंस में, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर, ये कई चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसको अलग से तोड़ के लिखा भी है। अभी जो R है ये ओम्स लॉ आगे की बात कर रहे हैं, ये समझ गया आप, V इज इक्वल टू IR। अब द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड द करंट, भाई V इज इक्वल टू IR लिखा था ना, अब यहां से R निकालोगे तो लिखोगे V अपॉन I। तो यही ये कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V applied between the ends of a conductor and the current flowing through it is a constant quantity, R is known as a resistance, through it is a constant quantity called resistance, ये R हो गया। The current is directly proportional to potential difference, current ये तो बताया गया था, current is directly proportional to potential difference। The current is inversely proportional to the resistance, जो current होती है वो inversely proportional होती है resistance के, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा कर दोगे करंट उतनी कम हो जाएगी, अपोजिशन टू द करंट है। तो जब विरोधी ज्यादा होंगे अपोजिशन वाले तो करंट की क्षमता कम हो जाएगी, यही बात पकड़नी थी हम लोग को। अब इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड, अब इसमें देखिए अगर ये जो कंडक्टर है इसने क्या बोला है कि AB को मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, डेल्टा VAB जो लिखा जाता है इसको सरल भाषा लिखने के लिए V लिख देता हूं। तो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB, और फॉर्मूला क्या हो गया, V इज इक्वल टू IR, R बदलता नहीं, R इसके बीच का रेजिस्टेंस है समझ करो, और I करंट है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। अब क्या कह रहा है कि अगर हम इफ द पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें, यानी V को हमने कर दिया 2V, ऑल्सो गेट डबल्स, तो फिर क्या होगा कि हमारी करंट भी डबल हो जाएगी, क्योंकि R ये V इक्वल टू IR अब भी लगना है।
अब आर तो बदलना नहीं है, क्योंकि आर तो फिक्स हो जाएगा जब तक टेम्परेचर ना बदले। तो आर बदलेगा नहीं, तो ये इक्वेशन कैसे वैलिड रह जाएगी? अब v = IR थी, तो यहां पर अगर आप I लिख दोगे तो ये बैलेंस्ड कहां है? तो v = IR है ही नहीं, तो यहां पे ये 2I होना चाहिए। अब ये बैलेंस हो गई, दो दो बराबर आ गया, तो डबल हो जाएगी। यानी कि जब आप डबल करेंगे v को, जब आप डबल करेंगे तो I भी डबल हो जाएगी। लीनियर एक रिलेशनशिप है इसके अंदर। तो बच्चों v को डबल करने पर जैसा आप देख पाए, अगर हम v को कर देंगे डबल तो I भी हमारी इंक्रीज हो रही है सेम, और इसी तरह का v को कर देंगे हाफ। अगर आपसे कोई बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया है तो v इज प्रोपोर्शनल टू I है, तो अगर ये हाफ है तो करंट भी हमारी हाफ हो जाएगी। v डबल तो ये डबल, हाफ तो हाफ, लीनियर रिलेशनशिप है। v = IR देख रहे हैं, जैसे v बढ़ेगा वैसे I बढ़ेगा, I की बात कर रहे हैं। ठीक है साहब, आगे की बात देखते हैं। अब देखिए यहां पर द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू विच इज अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस का जिक्र किया जा रहा है। R = V/I, ये आपको समझाई दिया था। ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, आगे आएगा भी। R = ρL/A। ठीक है बच्चों, R = ρL/A। तो किन चीजों पे? एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, देखिए लेंथ, और एरिया। एरिया किस चीज का है? जो कंडक्टर है, जो तार है, मोटा बना रहा हूं आपके लिए, इसको काटोगे क्रॉस सेक्शन, तो ये एरिया की बात की जा रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये देखिए एरिया या थिकनेस। नेचर ऑफ द मटेरियल, ये रेजिस्टिविटी होती है, अभी दिखाएंगे, ये डिपेंड रेजिस्टिविटी होती है, और ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है बेटा? ये कॉपर से बना है, एल्युमिनियम से बना है, सिल्वर से बना है, किससे बना है, ये कौन सा मटेरियल यूज्ड है, वो नेचर ऑफ द मटेरियल, और टेम्परेचर जो उसमें लिखा नहीं है, एंड द टेम्परेचर पे, ये चार चीजों पे मेनली डिपेंड करी। तीन तो दिख रहे हैं, और दूसरा है कितना है, टेम्परेचर, T लिख रहा हूं, टाइम में समझ लेना, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इन चार चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब R की जो यूनिट होती है ना, उसे बोलते हैं SI यूनिट ओम। ओम शांति ओम, ओम इज द SI यूनिट ऑफ R। और इसका सिंबल क्या है? ये देखिए ओम का सिंबल ऐसे बनाते हैं, ये गोला नहीं लगाना, केवल इतना है ना। तो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। यहां पे डेफिनेशन लिखने को आए, R के 1 ओम, V और I को कर दो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर सच दैट व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी किसी तार के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का लगा दो, 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, यानी जो करंट है वो कितनी है, 1 एम्पियर की फ्लो कर जावे, तो आप बोलेंगे इसका बीच का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। बस खेल खत्म। ओम इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए ये रिलेशनशिप है कि किसी कंडक्टर में जो फिजिकल कंडीशन सही में रखते हैं, टेम्परेचर वगैरह, तो इस तरफ V प्लॉट कर दिया है और इस तरफ I प्लॉट कर दिया है। और जब आप डिफरेंट V करते हैं और डिफरेंट I निकालते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्योंकि हमने देखा था V = IR। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी शायद आप नहीं जानते ज्यादा, वरना उससे भी और मजेदारी आती समझाने में। खैर एनीवे लाइन मिल जाएगी, V प्लॉट कर लो, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। ये ध्यान रखना। ओम्स आपके ग्राफ में पूछा जाता है, अगर ये कोई ऐसा ग्राफ आ जावे तो ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। क्या इस दुनिया में ऐसे सर्किट्स हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते? बहुत सारे ऐसे सर्किट हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। तो ये मत समझना हर चीज ओम्स लॉ कोई ऐसा लॉ जिसको सबको फॉलो करना ही पड़ेगा, जी नहीं। सोलर सेल जो बनाते हो उसका सर्किट अलग होता है, उसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। अब आपको जैसे डायोड, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में डायोड पढ़ते हैं, उसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। पीएन जंक्शन डिवाइस, वो सब आप समझ नहीं पाएंगे। इतना ही समझ सकते हैं केवल कि हाँ ऐसे सर्किट्स होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। ओम्स लॉ फॉलो करना जरूरी नहीं है ना, लेकिन ओम्स लॉ एक लॉ है। इन दैट कंडीशन व्हेन फिजिकल कंडीशन इज नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट, कंडक्टर जो होता है उसमें जितना भी करंट फ्लो करेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ये है बड़ा काम का लॉ, सब नहीं फॉलो करते लेकिन इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं। अब कैसे इसको नापते हैं? देखिए ये ओम्स लॉ के लिए एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन है। वोल्टमीटर, भाई यहां पर इसमें इस ग्राफ को बनाना चाहते हैं आप, एक्सपेरिमेंट आपको दिएगा, ग्राफ प्लॉट कीजिए, ओम्स लॉ को वेरीफाई कीजिए। तो ओम्स लॉ वेरीफाई तब होगा जब V और I में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आवे। तो V नापना पड़ेगा और I नापना पड़ेगा, तब तो ये फिगर मिलेंगी ना। तो V और I नापने के लिए देखो सर्किट बनाया,
V को लगा दिया पैरेलल, एमीटर इधर लगा दिया। ध्यान रखिएगा इस प्लस से ये प्लस और इस प्लस से ये प्लस एक ही दिशा में होना चाहिए। उल्टा लगा दोगे सर्किट गलत हो जाएगा। ऐसा पूछा जाता है आपके यहाँ लगा के कि बताइए सर्किट में क्या गलती है, मीटर पता लगा ऐसे लगाए हुए हैं तो ये गलत लग जाएगा, क्योंकि प्लस के साथ प्लस लगना चाहिए। इसमें गैल्वेनोमीटर कहीं लग सकता है। तो ये आपका यहाँ से मीटर से करंट नाप जाएगी I, और ये नापेगा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। अब बदल बदल के, और यहाँ पे देखिए रियोस्टेट लगा हुआ है, जिसको आप बदलते हैं तो वोल्टेज और पूरे सिस्टम में करंट बदलती है। तो करंट आप बदलेंगे, रेजिस्टेंस बदल बदल के नाप लेते हैं और VI में प्लॉट कर देते हैं। आपको लेबोरेटरी के अंदर ग्राफ का ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन आ गया तो आना भी चाहिए। अब देखिए गुड कंडक्टर रेजिस्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कोई स्पेशल चीज नहीं है। दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। भाई जिसमें रेजिस्टेंस की मात्रा बहुत कम हो वो हो जाता है आपका गुड कंडक्टर। जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर, आपके घर में जो वायरिंग हुई है, कॉपर वायर होगा, एल्युमिनियम वायर होगा, है ना। तो द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर, गुड कंडक्टर होते हैं। देयर कवरिंग इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ऊपर से प्लास्टिक इंसुलेशन चढ़ा होता है, वरना छुएंगे करंट मार देगा। और अंदर उसके कॉपर रहता है। और भी बड़े मजेदार चीजें होती है, कभी और बताएंगे आपको, है ना। ये तो जो आपकी बातें हैं, जैसे कि वो जो तार सिंगल तार क्यों नहीं होता, तार खींचो जब तार वायर हल्का सा कटर से तो उसमें 10-20 तार निकलते हैं पतले पतले, एक मोटा क्यों नहीं लगाते हैं। ये सब बातें मजेदार हैं, बताऊंगा आपको कभी। अभी बात ये कर लेते हैं आपके कोर्स की। दो सब्सटेंसेस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, जैसे कि प्रेस के अंदर नाइक्रोम वायर लगी होती है, आयरन वाली प्रेस जिससे कपड़े को प्रेस करते हैं। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम, जो कि हमारा एक अच्छा रेजिस्टर है। दो सब्सटेंस विच हैव इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस, तो जिनका हाई रेजिस्टेंस होता है, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रीशियंस आते हैं तार वार बिजली की छूते हैं, वो एक इंसुलेटर, एक प्लास्टिक टाइप के ग्लव्स पहने रहते हैं, तो उससे उनको करंट नहीं मारता। द रबर, हमारा रबर क्या है, एक इंसुलेटर है, वो ग्लव्स आते हैं पहन के, वो इलेक्ट्रिकल काम करते हैं। कई लोग बिना उसके करते हैं, लापरवाही बरतते हैं। जैसे कोरोना फैला है, मास्क नहीं लगा रहे हैं तो लापरवाही बरत रहे हैं। खैर, फैक्टर्स अफेक्टिंग ये आपको बताया था मैंने पहले ही कि इन चीज़ों में आर किन चीज़ों पे, और टेम्परेचर लिखा नहीं था इसके अंदर, तो ये आर डिपेंड करता है इन चीज़ों पर। नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ, एरिया की इन्वर्सली, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। नॉर्मली टेम्परेचर को, मेटल्स में नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो मैं मेटल्स के लिए अगर लिख रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इन केस ऑफ मेटल्स। क्या हमेशा ऐसा ही होता है? सारी डिवाइसेस में ऐसा नहीं होता। सेमीकंडक्टर जो होते हैं, थोड़ा आएगा तो मैं बताऊंगा अभी, तो सेमीकंडक्टर्स में जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है। तो ये ना समझ लेना कि सारे मटेरियल में ऐसा होता है इसलिए फील दे रहा हूं। मेटल्स में ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन सब में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर, सारी बातें हमने कर ली। ये किसकी कहानी थी? ये हमारे खिलाड़ी थे आर। ठीक है, आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ लेंथ। मैंने समझाया कि देखिए लेंथ पे डिपेंड करता है, जितनी लंबी लेंथ उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, व्हेन द लेंथ इज डबल्ड। अब ये फॉर्मूला आप याद रखो, आगे भी इस्तेमाल होगा। तो लेंथ को अगर L से आप 2L कर देंगे, ये देखिए है ना, तो आपका रेजिस्टेंस भी R से 2R हो जाएगा, डबल हो जाएगा। When the length of the wire is doubled, its resistance gets also doubled. लेंथ को अगर आप आधा कर देंगे, L से अगर आप L/2 कर दोगे तो रेजिस्टेंस R से R/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात। ए लॉन्ग वायर और लॉन्ग कंडक्टर हैज मोर रेजिस्टेंस, जितनी ज्यादा लेंथ रखोगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। छोटा वायर रहेगा तो कम रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके एरिया पे। तो एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एरिया अगर आप बढ़ाओगे, एरिया अगर 2A कर दोगे तो रेजिस्टेंस R से R/2 हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज डबल्ड, इट्स रेजिस्टेंस गेट हाफ्ड। और मान लीजिए एरिया को आपने आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, बोलो तो? समझ गए आप? 2R हो जाएगा। उल्टा चलेगा ना, 2R हो जाएगा। इफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज हाफ्ड देन द रेजिस्टेंस विल गेट डबल्ड। तो यहां पे पकड़े रहना बेटा, एरिया से अपोजिट चलता है। अपोजिशन भाई चौड़ा कर दिया ना तो अब करंट आराम से, ज्यादा रास्ता मिल गया, चौड़ी सड़क आराम से ड्राइव कीजिए। और पतला वायर कर दिया है तो मुश्किल होगी और ड्राइव करने में, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इसलिए है।
ए थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस, मोटा जो वायर है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, और जो पतला वायर होता है उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। अब देखिए ये एरिया है ना, अब एरिया में आप जानते हैं कि जो वायर होता है नॉर्मली उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, सिलिंड्रिकल इन शेप। तो ये सिलिंड्रिकल शेप का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये तो पाई आर स्क्वायर हुआ। तो अगर बात इसकी करेंगे, अब रेडियस और डायमीटर में तो एक ही रिलेशन है ना कि 2r इजिकल टू डी। तो आप सिंपल तौर पे कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारे रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या आप कह सकते हैं इससे बात करें उसके डायमीटर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डी और आर में रिलेशन तो आप सबको हिंदुस्तान में पता है, बात पकड़ में आ रही होगी, क्योंकि इसको एरिया को पाई आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको लिख दोगे नीचे पाई आर स्क्वायर, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब आपको तिकड़म की जाती है ना, आपसे पूछा क्या जाता है एग्जाम में इस सवाल पे कि किसी का हमने जो वायर था उसके रेडियस को हाफ कर दिया। अब रेडियस को अगर हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर के चक्कर में अगर आप रेडियस कम करेंगे तो देखिए आर प्रोपोर्शनल था 1/r स्क्वायर के, अब आपने रेडियस को कर दिया आधा r/2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 4/r हो जाएगा। देखिए 2 2 4 होता, आर स्क्वायर नीचे लिखो, ठीक है। तो ये 4 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी रेडियस अगर आपने आधी कर दी तो रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4/r स्क्वायर। देख पा रहे हो, ये पकड़े रहना है, फिर मतलब कितना डबल हो जाएगा, रेडियस में नहीं एरिया में डबल। एरिया दुगना तो रेडियस आधा, लेकिन रेडियस अगर दुगनी तो रेजिस्टेंस फिर आधा नहीं 1/4 स्क्वायर में चलेगा। ध्यान समझ के होगे, बाकी तो डिटेल पढ़ोगे। आगे की बात करते हैं इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। आपको बताया था कि ये फॉर्मूले के अनुसार ये रेजिस्टिविटी है जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर। तो नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है कि आपका कॉपर लिए हैं, एल्युमिनियम है, वगैरह वगैरह, कौन सा वायर है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। तो ये आर हमारा इस पे डिपेंड कर रहा है, तो हो जाएगा आर इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आपको समझा दिया था कि मेटल्स में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है मेटल्स में, इन द केस ऑफ मेटल्स, सब में ना समझ लेना, बताया था आपको, ठीक है। रेजिस्टिविटी की चर्चा करते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो इस फॉर्मूले को भी पकड़े रहिए, और इसमें ये जो रो है, ये रो, ये दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इसके नाम है भाई, क्या करोगे, पापा ने इसके नाम रखे हैं, जो भी रख दें पापा, है कि नहीं। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और आप जान ही रहे हैं RA/L हो जाएगा। अब रेजिस्टिविटी क्या है, अच्छा रेजिस्टिविटी की खूबसूरती क्या है कि रेजिस्टिविटी एरिया लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस करता है। इस फॉर्मूले से ये मत समझ लीजिएगा फॉर्मूले में इसलिए करता है ना, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ए पर, एल पर, रो पर, टी पर। रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करती एरिया लेंथ पर। किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर, इस पे डिपेंड करेगी। तो रेजिस्टिविटी विल नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, यानी लेंथ को दुगना कर दो, आधा कर दो, बहुत छोटा कर दो, रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी, रेजिस्टेंस चेंज होगा, आर चेंज होगा। इसे बोलते हैं रो। ये सिंबल क्या है, रो, RHO, मतलब रोना नहीं है आपको, रो इज द नेम ऑफ द सिंबल, रो ऐसे बनाते हैं। पी है थोड़ा स्टाइलिश पी, घुमा दो ऐसे बस, है ना, रो, है ना। तो ये जो रो होता है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, और ये डिपेंड नहीं करता उन चीजों पे, किन पे, लेंथ पे, एरिया पे, ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस करता है। तो रो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर, ठीक है, ये इसके अंदर लिखा होगा। अब ये डेफिनेशन है, क्योंकि आपके क्लासेस में डेफिनेशन बड़ी पूछी जाती है। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या, ये लिखी हुई है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग। इसकी में 1 मीटर लंबा कर दिया, एंड इसके एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दिया इन क्रॉस सेक्शन। तो आपका उसी रेजिस्टेंस के बराबर, यानी कोई भी वायर ले लो जिसकी लेंथ 1 मीटर है
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 है, लेंथ भी 1 है, और उस समय जो इसका आर होगा वही इसका रो हो जाएगा। बस ये इसकी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है, याद कर लेना। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड, मैंने बताया लेंथ और थिकनेस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। इसीलिए बता रहा हूं कि जैसे आप पकड़ बना ले पूरी अच्छी तरीके से, है ना। और बाई सेइंग दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। ओम मीटर यहां से निकाल भी सकते हैं, ये ओम है, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर लेंथ का, तो ओम मीटर इज द यूनिट, ओम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। वी मीन दैट if take a rod of copper metal of 1 meter long and 1 square meter in area, the resistance of the wire is this 1 ohms। बात समझ गए होंगे। तो ओम मीटर्स की रेजिस्टिविटी होती है। इसकी अगर आपको PDF चाहिए, मतलब जैसे आपको मदद हो जाए, तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके फ्री में पा सकते हैं। अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिए, बैचेस में शामिल हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, चिंता ना करें बेटा, आप बस पढ़ते रहें। ठीक, रेजिस्टिविटी की जिक्र कर लिया। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर। अब जो चांदी होती है, चांदी वही जो कई लेडीज ऑर्नामेंट्स में, गहनों में पहनती हैं, चांदी, तो सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। वी यूज कॉपर एंड एल्युमिनियम, वही वाली बात, कॉपर एल्युमिनियम फिर यूज क्यों करते हैं भाई? चांदी लगा दोगे तार में तो चोरी कर ले जाएंगे सब, डकैती बढ़ जाएगी। बिकॉज कॉपर एल्युमिनियम है वेरी लो रेजिस्टिविटीज। ठीक है साहब। दी रेजिस्टिविटीज ऑफ एलॉयज, हमारे जो एलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी मच मोर हाइयर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड। इनकी रेजिस्टिविटीज ज्यादा होती है। एलॉय क्या है? कुछ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में हम लोग मेटल्स को आपस में मिक्स करके बना लेते हैं, तो बड़े काम के रहते हैं एलॉयज, क्योंकि एलॉयज से हम चेंजेस कर सकते हैं कि मान लीजिए ज़्यादा हमको उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए, जल्दी ना बर्न करे, गले, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई कर लिया तो जल्दी नहीं गल रहा है। भाई कहीं गर्म करने के लिए लगाया है, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो जल्दी गल नहीं जाएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी की फिर चर्चा चल रही है। द हीटिंग एलिमेंट और हीटिंग कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस आप जानते ही हैं, मान लीजिए जैसे प्रेस है आयरन वाला, वहां लगा रखे हैं, प्रेस जानते हैं ना, या कई लोग गीजर वीजर है, वहां हीटिंग एलिमेंट लगा, इमर्शन रॉड है, ठंडक में पानी गर्म करने के लिए बाल्टी में लगा देते हैं, बकेट में करते हैं ना हीटिंग एलिमेंट। हीटर, रूम हीटर के तौर पे लगा देते हैं कि घर में लगा दिया, ठंडक बहुत पड़ रही है, रूम हीट कर रहा है, तो जो फिलामेंट यूज होते हैं उसके अंदर, फिलामेंट, समझ पा रहे हो ना। द हीटिंग एलिमेंट और हीटिंग कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिकल आयरन, टोस्टर्स जिसमें ब्रेड वगैरह आप सेकते हैं, आर मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। ये किस चीज के बने रहते हैं? एलॉय के, प्योर मेटल के नहीं होते। सवाल आपका पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है? नाइक्रोम एलॉय उसके लिए यूज करते हैं। नाइक्रोम एलॉय इज यूज फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। क्यों? ये पूछते हैं वाई, क्यों नहीं मेटल लगा देते? कारण क्या है? नाइक्रोम हैज वेरी हाई रेजिस्टिविटी, इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, तो अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A से हमारा R बहुत ज्यादा होगा। भाई रो ज्यादा तो R ज्यादा, तो R ज्यादा तो हीट ज्यादा निकलेगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात। दूसरी बात, नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो नाइक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हम हाई कर देते हैं, तो गर्म होने के बाद भी वो जलता नहीं है। ऑक्सीडेशन होगा तो जल जाएगा, बर्न कर जाएगा, बर्न कर जाएगा तो जल के खत्म हो जाएगा, फिर नया लगाना पड़ेगा। तो हर दूसरे दिन पता लगा नया वायर लगा रहे हो, तो ये हो पाएगा कहीं किसी से? नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसमें चेंज करके उसके मेल्टिंग पॉइंट को ऊपर कर देते हैं, तो जल्दी ऑक्सीडेशन होता ही नहीं, उसका जलता ही नहीं वो जल्दी, इजली इवन एट हाई टेम्परेचर। ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है या क्वेश्चन बनता है, इसको जरूर पकड़े रहिएगा, बड़ा आसान है। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाइक, लाइन ना होके लाइक लिखा है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज इन बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। एक जो सेमीकंडक्टर की बात कर रहा था, ये सेमीकंडक्टर होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनकी जो रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी होती है, ये बीच में होती है। ना ये प्योर मेटल जैसे हैं, ना ये इंसुलेटर जैसे हैं, ये बीच के हैं, इन दोनों के बीच के हैं। यानी थोड़ा टेम्परेचर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कहाँ यूज? सोलर सेल देखे हैं ना आप लोग, सोलर पैनल देखे होंगे, सोलर पैनल वगैरह में ये यही सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाते हैं। धूप की गर्मी पड़ती है, हीट पड़ता है, और
ये कंडक्शन शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा चौराहे वौराहे पे आजकल लगे रहते हैं ना सोलर पैनल, खूब लाइट, दिन में उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके रख लेते हैं, रात को वो लाइट जल जाती है आराम से। तो सोलर सेल, सोलर पैनल देखे होंगे ज़रूर मेरे ख्याल से, तो कनेक्ट कर पा रहे होंगे। सेमीकंडक्टर यूज होता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम उसके अंदर। एक कुछ न्यूमेरिकल आ जाता है, इसको भी हैंडल कर लेते हैं बड़े प्यार से। ए वायर ऑफ लेंथ L, एक वायर है इसकी, अच्छा ऐसे मोटा बनाते हैं, एरिया का भी जिक्र करेगा अभी ये। तो इसकी जो लेंथ है साहब वो L है, इसका रेजिस्टेंस R है, इज स्ट्रेस टू दैट इट्स लेंथ इज डबल। अब इसको जो लेंथ को हमने 2L कर दिया, लंबा कर दिया इसको खींच के, ठीक। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, और इसके एरिया जो था, ये पहले A था, अब इसमें ये चौड़ा बन गया है, इसका एरिया है आधा। हाउ विल इट्स, अब इसका रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा और रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा। तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा आप देखिए, आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ही जानते हैं ना, रो एल बाई ए। जहां सोल्यूशन पीछे है वहां दिखा देता हूं, जल्दी हो जाएगा। तो यहां देखिए आप जानते हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो पहले वाले के लिए आर इक्वल टू रो बाई ए, जब ये सिचुएशन थी हमारी एल ए आर। अब इसको आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एल से लेंथ को कर दिया डबल और एरिया को कर दिया है आधा। तो आर डैश कितना हो जाएगा ये बताना है आपको। तो यहां नए वाले में R1 बोल रहे हैं, ये R1 में रो लिखा, L की जगह 2L, देखो ध्यान से। एरिया की जगह A/2 रखा, तो ये 2 जाके 4 रो L अपॉन ए बन गया। अब जब यहां बना देखिए 4 रो L अपॉन ए, तो पहले वाले से रो L अपॉन ए की वैल्यू यहां से डाल दो, तो इसको लिख सकते हो 4R। ये देखिए ये R के ही तो बराबर है यहां से, तो 4R यानी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के 10th के स्टैंडर्ड पर, ऐसे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। दूसरी बात रेजिस्टिविटी में, तो आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी इन चीजों पे डिपेंड ही नहीं करती, लेंथ एरिया पे, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड ही नहीं करेगी। तो क्या हो गया साहब, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी नॉट, नो चेंज, कोई चेंज नहीं लेगा, कुछ भी कर दो हिसाब किताब उसका, जस्टिफिकेशन दे दिया आपका। किस पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर। बड़ी अच्छी बात। एक और न्यूमेरिकल आ जाता है, इसको भी करते हैं जैसे आपकी बात पक्की हो जाए। राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बाई आर इक्वल टू रो एल बाई ए। चलिए यहां से देखते हैं सीधे। तो ये देखिए पहले वाला हो गया आर इक्वल टू रो बाई एल है, जो आपने पूछा है। इन द शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल, ऐसे सिलेंडर की शेप में है, जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ये हो गया आर इक्वल टू रो एल भाई, पढ़ा है कई बार। रो लिखा RA अपॉन L, R का होता है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, यूनिट की बात कर रहे हैं, और इसका मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, ओम मीटर इसका आंसर आ गया। तो ओम मीटर इज दी SI यूनिट ऑफ किसकी, रेजिस्टिविटी की। बात खत्म। आगे नंबर 2 की बात करते हैं बेटा, कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर। अब इसमें न्यूमेरिकल है, बहुत बच्चों वाला न्यूमेरिकल रहता है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे 100 में 100 आएंगे आपके। तो ये देखिए कहीं आए 2019 में पूछे गए, बताइए अब एक कर नहीं पाएंगे आप, क्यों नहीं कर पाएंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ 5 मीटर, ये लेंथ दी है और उसका रेजिस्टेंस दिया है, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज, ए भी दे रखा है, ये A दे रखा है, ये R दे रखा है, ये L दे रखा है। आपको रो निकालना है, फॉर्मूले फिट उस फॉर्मूला में सवाल हो गया, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो की वैल्यू होगा RA अपॉन L। R लग दिया 100, 5 मीटर लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दे रखा है सारी वैल्यू फीट की, और देखिए कैलकुलेट करके इतना आंसर आ गया। तो ये सवाल कैसे नहीं कर पाएंगे भाई, बिल्कुल अंधेरे में भी कर पाएंगे, तो है ना, बात खत्म हो जाती है, सवाल हो गया सॉल्व। आगे की बातचीत करते हैं। अच्छा आगे आ गया, अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हमने रेजिस्टेंस तो सीख लिया था, अब चर्चा करेंगे कि इनको कंबाइन करने के आपके कोर्स में बेसिकली 2 तरीके हैं, एक तो सीरीज और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत सरल सी बात होती है। तो पहले कॉम्बिनेशन में जो लिखा उसी के अनुसार बताते हैं, क्योंकि इसको सिस्टम से बनाया है जो आप पकड़ पाए। तो रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन 2 वेज, एक तो है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है साहब पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड consecutively they are said to be connected in series। तो सीरीज का मतलब होता है जैसे कि बच्चों की लाइन लगाई जाती है,
लाइन आप देखें ना, सेकंड क्लास का बच्चा है, थर्ड क्लास का, फर्स्ट क्लास का है, तो उनकी क्लास टीचर लाइन लगवाती है ना, ऐसे ऐसे धीरे चलते हैं एक के पीछे एक, ठीक। तो वो लाइन जो लगती है वो सीरीज है। और टेक्निकली बात करें तो वो रेजिस्टेंस जब उसका दूसरा सिरा खत्म होता है तो अगले वाले का पहला सिरा शुरू होता है। इसका शुरू यहां से था, खत्म, इसका शुरू यहां से फिर अगले का, ये कैसे कॉम्बिनेशन है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। यानी एक का हिसाब खत्म हुआ तो दूसरे का शुरू हुआ, इसी को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनते हैं। देखिए, व्हेन टू और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये देखिए सीरीज की फोटो बनी हुई है, एक के बाद एक। और पैरेलल का मतलब क्या है? ये देखो एक्स और वाई पॉइंट से सब बराबर कनेक्ट है, दोनों का ज्वाइनिंग पॉइंट सेम है। जो सबका ज्वाइनिंग पॉइंट्स देखिए, इसे ए बी बना दें तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? सेम, ए और बी दोनों पॉइंट सेम है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए, बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। फॉर्मूले कुछ, वैलिडिटी इसकी, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब क्या है कि मान लो सीरीज में 3 रेजिस्टेंस लगे, 2 रेजिस्टेंस लगे, अब इसका इक्विवेलेंट निकालने का मतलब है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस हमारा ऐसा आर आए जो ये 3 मिलके काम कर रहे हैं वो अकेला कर ले, इक्विवेलेंट। भाई 5 लोग किसी कार को धक्का मारे, 5 बच्चे, 5 लड़के, आपके दोस्त, पापा की कार स्टार्ट नहीं हो रही, आपने अपने बगल वाले दोस्त को बुलाया, क्या जाओ भाई आ गए 2, प्रखर और अंकुर, तो तीनों लोग ने मिलकर धक्का लगाया, कार स्टार्ट हो गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम तीनों लोगों की जगह पापा ने तुम्हारे अपने बगल वाले अंकल को बुला लिया, शर्मा जी आइए, और शर्मा जी के पास तुम 3 की पावर अकेले है, तो उन्होंने अकेले ही धक्का लगाया, चल पड़ी कार। तो शर्मा जी की जो ताकत थी वो 3 के बराबर थी, तो 3 ने जो काम किया वो अकेले कर ले रहे हैं। यही बात यहां समझ रहे हैं हम लोग, ये 3 मिलके जो काम कर रहे हैं, वही काम का मतलब जो भी कर रहे हैं वही ये अकेले करा दे रहा है, तो इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट या नेट कह दीजिए। ये आर क्या बोला जाता है? आर इक्विवेलेंट है ना, या आर नेट भी बोल सकते हो, आर टोटल भी बोल सकते हो, कुछ भी नाम दो, लेकिन मीनिंग पता होनी चाहिए उसकी, ठीक है। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारी करंट सेम रहती है। देखिए करंट जा रही है ना यहां से, अगर ये लाइन से लगे तो करंट तो सब में सेम ही जाएगी ना, भागने का रास्ता ही कहां है? करंट के लिए तो तार चाहिए, कंडक्टिंग वायर। तो करंट इज सेम, आई इज सेम फॉर ऑल 3 रेजिस्टेंसेस, ठीक। और इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो बैटरी आपका V सप्लाई कर रहा है, इस पे अगर V1 आया, इस पे V2 आया, इस पे V3 आया, तो तीनों का जो एडिशन एनर्जी है ना फैमिली इसकी, तो एनर्जी मिली कहां से होगी? इस बैटरी से। आपको बताया था, ऐसे सोचोगे तो मजा आता है, काम खत्म। और इसके जो रेजिस्टेंसेस होते हैं, इसका इक्विवेलेंट अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगता है R=R1 + R2 + R3, इससे इक्विवेलेंट निकल आता है। ये आप पकड़ लीजिए, ले देखिए। रही बात इसका डेरिवेशन का, तो डेरिवेशन तो बहुत ज्यादा सरल है इसका। कैसे सरल है? देखिए यहां जगह कम है, फिर भी दिखा रहा हूं, एक ही लाइन का होता ही है तीनों में। आप ये जानते हैं V1 + V2 + V3। अब इस इक्वेशन में V की वैल्यू रख दो, ये करंट तो सब में सेम है, तो पूरी सर्किट के लिए ये भाई करंट तो यहां जो जा रहा था वो यहां जा रहा है, तो इसके इस V को लिख दोगे I × R इक्विवेलेंट, लिख दिया। ये क्या है? R इक्विवेलेंट। और इस V1 के लिए क्या लिखोगे? इसमें करंट कितनी थी? I, और इसका रेजिस्टेंस V=IR, उनसे लगा रहे हो R1। इसके लिए लिखोगे क्या? I R2। तीसरे वाले के लिए I R3। अब इस I को मार दो, मार दिया ना I, तो क्या हो गया? R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3। खत्म हो गया खेल। इसमें है क्या? कोई डेरिवेशन, कोई तूफान है? बम चलाना है? अरे आंखें बंद करके कर लोगे बेटा। तो ये दोनों बातें आप याद रखो। आगे की बात, व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये पूछी जाती है। जब आप कई सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं इन सीरीज, देन देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस जो आर आवेगा, इक्विवेलेंट या कंबाइंड, इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि मान लीजिए आपने 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए,
एक की वैल्यू है 2 ओम, एक की है 3 और एक की है 10 ओम। ठीक, तो इसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल ग्रेटेस्ट, इसमें एक सबसे बड़ा कौन है अकेला, 10 ओम। तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा उसका आंसर 10 से भी ज्यादा आएगा। भाई जोड़ोगे ना 10 3 13 तो 15, इसका तो 15 ओम रहा। तो ये लिखा गया है कि सीरीज में जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है वो किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की ग्रेटेस्ट वैल्यू से भी ज्यादा होता है। ये बड़ा काम करता है, पकड़ के रखिएगा, सबसे बड़ी वैल्यू से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है साहब, बात करते हैं पैरेलल के लिए। तो पैरेलल में की पॉइंट्स क्या, वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल रेजिस्टेंस, यानी ये जो दो लगाया है ये फॉर्मूले में 3 लिखा है, तीसरा आप यहां भी लगा सकते हैं, घबरा मत जाना, R3। ठीक, समझाने के लिए। अब इसमें करंट अलग अलग होती है, I1 I2, यहां I3 भी लिख सकते हो। तो यहां पर पोटेंशियल सेम होगा, यानी इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वही इसके लिए पोटेंशियल है, वही इसके लिए पोटेंशियल है, तो सबके लिए पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल इज सेम। अब जो करंट की वैल्यू होती है वो I इज इक्वल टू, भाई इसी से I जा रही है ना, इसी में से तो निकली है I1 I2 I3, तो I1 ये I2 थी, ये I1 थी, I1 I2 I3 को जोड़ दो, ये जोड़ दिया। और इसके जो रेजिस्टेंस होते हैं उसके जोड़ने का तरीका क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 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 करते चले जाओ। अब इस डेरिवेशन की बात आती है, बिल्कुल बच्चों जैसा डेरिवेशन। क्यों, आई समझ गए ना, तीनों को जोड़ के आई बन रहा है, तो ओम्स लॉ V इक्वल टू IR पढ़ा था हमने। यहां से आई निकालो तो V/R लिखोगे, तो यहां पर रिप्लेस कर दो, इस आई की जगह V/R। ये आई क्या था, एक ऐसा हमारे पास, इसी की फोटो बना लेना, मैं थोड़ा जल्दी में बना रहा हूं। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट है, 3 लगे, 3 लगा दिया, R इक्विवेलेंट लगा दिया, एक ही लगा दिया यहां पर, 3 हटा के। ठीक, वो R के लिए V/R लिख दिया। इसके लिए लिखो तो क्या लिखोगे, V1/R1, V1 की जगह V सेम है, V/R2 प्लस V/R3। भाई इसके लिए V के लिए गए तो V है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R1, तो V/R1। सेकंड वाले के लिए गए तो V/R2, और तीसरे वाले के लिए V/R3। ये देखिए V कट गए, तो वैल्यू क्या मिल गई, 1/R। पूरा मैंने चैप्टर ही आपको पढ़ा हमारा, आप चिंता ना करें। ये देखिए ये फॉर्मूला आ गया, ले देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो डायग्राम था ये हमने एक ही लगाना है ऐसे। ठीक, ये R इक्विवेलेंट है, तो यहां पे इसको R जो लिखा है R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो आप। ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, 2 के लिए शॉर्टकट बना लेते हैं हम लोग, वो बड़ा इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 ही रेजिस्टेंस हो तो ये फॉर्मूला देखिए, R 1/R1 प्लस 1/R2 लिखते हैं, एलसीएम वगैरह सॉल्व कर लो। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर ऊपर आ जाएगी R1 प्लस R2 और नीचे आ जाएगी R1 R2। अब इस R को पलटो, कई बच्चे भूल जाते हैं पलटना, तो गलत हो जाता है सवाल। तो R की वैल्यू क्या आ गई बेटा, इसको उल्टा करोगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले को पकड़ के चलना 2 के लिए, कहीं बड़ा बड़ा लिखने की जगह नहीं मिल रही है। यानी R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं तो उनके लिए आप ये इस्तेमाल करना, फटाफट हो जाता है। ठीक है, 3 के लिए नहीं, 2 के लिए बताया है। When a number of resistances are connected in parallel, अब जब पैरेलल में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगाओगे आप तो होता क्या है, देन देयर कंबाइंड, यानी इसका जो टोटल नेट, ये जो R है, ये R इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी ये जो R आता है नेट, वो सबसे छोटे से भी छोटा आता है। कहने का मतलब क्या रहा, बहुत सारा लिख मारा मैंने, कि अगर मान लीजिए 3 आपने रेजिस्टेंसेस लगाए हैं, ऐसे समझ लीजिए पैरेलल में, एक है 1 ओम, एक है 10 ओम और एक है 0.1 ओम। तो इसका R नेट जो निकालोगे, R इक्विवेलेंट, वो 0.1 ओम से भी छोटा आएगा। 10 ओम 10 ओम बहुत बड़े हैं, तो इसका जो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे छोटे से भी छोटा आएगा इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इतनी बात याद रखोगे, कोई कुछ हिला ही नहीं पाएगा आपका। खैर आगे की बात करते हैं। अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आइए। A metallic wire of resistance R is cut into 10 parts of equal length. किसी तार को आपने 10 पार्ट में ऐसे खट 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 काट लिया। 2 pieces are joined in series, फिर 2 पीसेस को आपने सीरीज में लगाया, 1 पीस 2 पीस, 1 पीस 2 पीस को ज्वाइन किया। एंड देन 5 सच कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन को
पैरेलल में ज्वाइन किया, क्या बात है, अरे ऐसे कॉम्बिनेशन को ही आपने पैरेलल में लगा दिया। तो टोटल 10 टुकड़े थे, 10 पीसेस, 2-2 पीस का बनाया तो 5 बनेंगे। ऐसे ऐसे लगा दो, 1 2 3, ये इन 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गए ना। ये 1 वायर 2 वायर 3, ये इसको मत जोड़ लेना, सब एक ही जगह जुड़े हैं, इन सबको पैरेलल में ज्वाइन कर दिया है, दिख रहा है। अब इसका इस वाले पूरे लंबे वायर का रेजिस्टेंस R था, देखिए, तो R को R प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो इस 10 पीसेस में काटेंगे तो एक टुकड़े का, तो बच्चों यहां पर 10 पीसेस किए गए हैं। अगर मैं ये पकड़ के चलूं कि हर एक पीस का रेजिस्टेंस अगर स्मॉल r है तो 10 R मिलके हमारा R बना रहे होंगे। भाई हर टुकड़े का तो यही है, क्योंकि सीरीज में तो R प्लस आर पर जुड़ता है, तो R को हम क्या कह सकते हैं, R प्लस आर जोड़ते हुए 10 बार, एकदम आसान सा, ये 10R हो गया ना, इसलिए क्योंकि तोड़ा जा रहा है। अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, देखो, इस 1 और 2 सीरीज में लगे हुए हैं एक टुकड़े का, तो एक टुकड़े का हमारा रेजिस्टेंस हो गया R प्लस आर मतलब 2R, बात समझ पा रहे होंगे। और ये 5 पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल के लिए R करोगे R इक्विवेलेंट और एक के लिए 2R, तो ऐसे करके आप 5 बार जोड़ोगे ना। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल, 5 बार जोड़ा आपने, क्योंकि ये टुकड़ा 1 और 2 तो सीरीज में था, तो इनको R प्लस आर जोड़ा। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 सीरीज के लिए। तो यहां इसका R था और इसका भी R था, तो सीरीज के लिए हमारा हो गया R प्लस आर मिलके 2R, यानी एक में जिसमें 2 टुकड़े हैं उसका हो गया 2R, और ये 2R 5 पैरेलल में लगे हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है ये R1 प्लस R2 वाला, आपको याद है, भी डिस्कस किया है। तो 1/2R 2R 2R कर दोगे, एलसीएम हो गया 2R, और ऊपर वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि 5 बार जोड़ोगे। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, तो R इक्विवेलेंट आ गया 2R/5। अब स्मॉल r में आप आंसर नहीं दे सकते हैं, आपको कैपिटल R, क्योंकि ये जो वैल्यू है कैपिटल R में दे रखी है, तो कैपिटल R और स्मॉल r में क्या रिलेशनशिप थी, देखिए ये रिलेशनशिप थी। तो R की वैल्यू निकाल लो स्मॉल r की, R/10। आप ऐसा स्मॉल r मान के भी कर सकते हो, वरना R था तो एक का मान लो R/10 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 R/10, ऐसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्मॉल r को R/10 यहां पुट कर दो, ये देखो 5 रखा। अब ये कैलकुलेट कर लिए, 2 5 10, तो R/25 इसका आंसर आ गया। देखिए इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए पीछे सोल्यूशन भी है, और R/25 इसका आंसर आना ही है। उसी तरीके से किया गया है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, मैंने समझा तो आपको दिया ही है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। और एक न्यूमेरिकल है, मैंने पूरा ऐसा बनाया है कि अगर आप इतना पढ़ लेंगे, किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा उसको ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो जितना पढ़े उतना काम है, लेकिन उनके लिए बात कर रहा हूं जिनका काम बन जावे फटाफट। तो व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर ये लगा हुआ है, देखिए प्लस से प्लस ही है, एंड वोल्ट मीटर। तो ये पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग बता दीजिए साहब, तो बता देते हैं उसमें क्या है। वोल्ट मीटर नापता है वोल्टेज और एमीटर नापता है करंट। आइए देखते हैं। अब देखिए ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, ये सीरीज में लगे हुए हैं। ये देखिए यहां पे इसका एंड खत्म हो रहा है, सपोज करिए इसका जुड़ रहा है, तो बोथ आर सीरीज। तो R इक्विवेलेंट कितना हुआ सीरीज में, R1 प्लस R2 होता है, 1 + 2 यानी 3 ओम। ठीक, अब पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगा दो फॉर द फुल सर्किट, V = IR, तो I = V/R। तो V है 3, ये देखिए 3 वोल्ट। R कितना है ये निकाला पूरे सर्किट का, तो 1 एम्पीयर की करंट आ गई। अब इसमें 1 एम्पीयर की करंट जाएगी तो ये एमीटर क्या शो करेगा, 1 एम्पीयर की रीडिंग, ये लगा हुआ है जहां पे सीरीज में। ठीक साहब, अब यहां पर देखिए इस वाले में, इसमें कितनी करंट जाएगी, 1 एम्पीयर तो जा रही है। तो इसके लिए V कितना है, इसके लिए V = IR। I कितना है, 1 एम्पीयर। R कितना है, 2 ओम। ये फॉर्मूला लगाए है ना इसके लिए। तो V के कितना आ गई वैल्यू यहां से, 2 वोल्ट। तो ये कितना आप देगा, 2 वोल्ट, खत्म हो गया। ये देखो वोल्ट मीटर रीडिंग किया, V = IR, और 2 वोल्ट आंसर आ गया, बस काम खत्म। ऐसे सवाल बिल्कुल आराम से लगाए जा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। और ये आपके यहाँ हॉट्स कैटेगरी में आने लगते हैं। वेरी वेरी इजी, वेरी इजी क्वेश्चन।
ठीक, आप देखिए बताइए आपको कितना समझ में आ रहा है। अच्छा, एक न्यूमेरिकल और ले लिए जिससे कुछ भी ना रह जाए। ये सब आपकी कैटेगरी में हॉट्स बोले जाते हैं, हॉट थोड़ी है, बहुत ही सरल है। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सर्किट बना हुआ देखिए, ये एमीटर लगा है, यहां पर 2 एमीटर लगा रखे हैं इन्होंने साहब, ठीक, A1 A2 और भी कुछ लगा होगा दिखते। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द सर्किट गिवन इन द फिगर अलोंग साइड। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। ये इस कॉम्बिनेशन में 8 ओम 8 ओम दोनों पैरेलल में लगे हैं। इसका मैं वही खोल लेता हूं जहां पे सॉल्यूशन है, फटाफट समझा देंगे। ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में जानते हैं कि 1/R वाला फॉर्मूला चलता है, ठीक। शॉर्टकट भी बताया, 2 अगर हो पैरेलल में तो कैसे लिख देते हैं फटाफट, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये 8 ओम है तो 8 × 8 प्लस 8 प्लस 8, तो आप देखेंगे आ जाएगा 64/16, यानी 4 आधा हो जाता है। वैसे भी जब 2 पैरेलल में सेम लगे हों तो 4 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ये देखिए फॉर्मूला लगाया इन्होंने, और ये चीज वही है फटाफट करने के लिए। करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, इससे कितनी करंट जा रही है, 4 ओम तो इधर है, तो करंट इन द सर्किट निकालना पड़ेगा हमको। तो आई लिखा। अब देखिए ये जो इसका इक्विवेलेंट था ये 4 ओम है, और 4 ओम सीरीज में है, तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ोगे तो R1 प्लस R2 होता है ना, तो उसको जोड़ोगे तो 4 ओम याला और 4 ओम याला, तो टोटल सीरीज जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, 8 ओम। उसके लिए फॉर्मूला लगा दो, देखिए I इक्वल टू V अपॉन, और V हो गया 8 ये, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 8, मैंने भी बताया कैसे निकाला, आ गया 1 एम्पियर, बात खत्म। आगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें जाने वाली करंट I है, R हमको मालूम है, V निकालना है, तो V इज इक्वल टू IR। I थी 1 एम्पियर दिख रही है, और 4 ओम का रेजिस्टेंस है, R 4 है, तो ये आ गया 4 वोल्ट, बात खत्म। आगे पावर डिसिपेटेड इन, पावर का फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे, फिर भी सवाल आ गया है, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R एक फॉर्मूला होता है इसका, तो I स्क्वायर में करंट की वैल्यू I स्क्वायर कर दी इंटू 4 वॉट का इसका पावर आ गया। डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग्स इफ एनी, तो नो डिफरेंस होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरी सर्किट में जो करंट जा रही है वही करंट तो यहां आ रही है देखिए, और तो कोई करंट की रीडिंग में फर्क नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप हॉट की कैटेगरी में डालते हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं। अब आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट सीरीज इन पैरेलल। तो हमारे घर ये देखिए सीरीज है, बल्ब लाइन से लगे हुए हैं, एक खत्म दूसरा शुरू। पहले वाली जो झालरें आती थी दिवाली में टांगने वाली वो ऐसी आती थी, अब नहीं आती, अब तो पैरेलल वाली बना दी जाती है, इससे एक बल्ब खराब हो तो दिक्कत ना हो। और ये पैरेलल में हमारे घरों में डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है। इसके फायदे घाटे हम समझ लेंगे। हमारे घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। ये देखिए पैरेलल लगाए गए, 2 तार चला दिए जाते हैं और उससे जो भी कनेक्शन आपको बल्ब, फैन, पंखा, बिजली सब दे दिया जाता है। अब देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट। अब सीरीज सर्किट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि पहला ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप्स वर्किंग, भाई देखिए सीरीज था, यहां पे एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो आगे करंट ही नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो चारों खाने चित हो गया। जैसे आप रिले रेस देखते हैं ना, एक आदमी रनर दौड़ता है और डंडी दूसरे को पकड़ाता है स्टिक, फिर वो लेके भागता है, तो मान लीजिए बीच वाला कोई गिर पड़े, बेहोश हो जाए, तो डंडी कौन ले जाएगा फिर आगे, रिले रेस। तो एक गया तो पूरा खेल खत्म हो गया। तो अगर एक बल्ब यहां फ्यूज उड़ गया तो ये सीरीज सर्किट का काम तमाम, ये दिक्कत होती है इसके अंदर। आप समझ गए होंगे, एक ने स्टॉप बंद किया, पंखा, पानी, बिजली लगाया, एक बंद हो गया, सब बंद हो जाएंगे। इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच, सबके लिए एक ही स्विच रहता है, ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन एंड ऑफ सेपरेटली। मतलब एक साथ देखिए लगाए हुए हैं, अगर एक बार ऑन करोगे सब जल जाएंगे या सब बंद हो जाएंगे। अब ये कौन सी बात हुई, घर में मान लीजिए पंखा, बिजली लगी हुई है, ठंडक में भी बिजली जला रहे तो पंखा चल रहा है, तो ठीक नहीं है, तो सीरीज सर्किट तो ना यूज हो पाएगा। इन सीरीज सर्किट द अप्लायंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, इसका वोल्टेज सेम नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो वोल्टेज की सप्लाई है 220 वोल्ट एसी वोल्टेज, इसी में से V1 प्लस V2 जाता है सीरीज में। आप जानते हैं सीरीज में V1 V2 E3 ऐड होता है, तो सबको मिला के जितना आएगा वो 220 वोल्ट आएगा। In the series connection of electrical appliance, the overall resistance of the series current increases. भाई R is equal to series में क्या होता है, सारे रेजिस्टेंस जाते हैं जोड़, तो सारे रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी, और रेजिस्टेंस ज्यादा अगर हो जाएगा, if resistance is very high then current will be low, क्योंकि जो वोल्टेज है 220 वो तो जो सप्लाई आ रही है वो पक्की है,
तो 220 वोल्ट तो नहीं चेंज हो रहा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट जाएगी घट। विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो, वो भी चाहिए नहीं, अप्लायंस ठीक से काम नहीं करेंगे। एडवांटेजेस क्या है पैरेलल सर्किट के, इसी वजह से हम लोग यूज करते हैं। तो इन पैरेलल सर्किट वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, अगर एक गड़बड़ भी हो जाता है तो बाकी नॉर्मली काम करते रहते हैं। फोटो दिखा देते हैं जल्दी से आपको। मान लीजिए ये बल्ब उड़ गया तो ये बाजू वाले पे किसी फर्क नहीं पड़ा, बाकी कनेक्शन तो चालू है। तो कोई एक अगर अप्लायंस काम करना बंद कर दे तो किसी दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैज इट्स ओन स्विच, सबके स्विच अलग अलग होते हैं। पंखा चलाने का अलग स्विच जैसे घर में होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर चलाने का अलग स्विच, बल्ब जलाने का अलग स्विच, तो कोई एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, सब अलग अलग ऑन ऑफ किए जा सकते हैं। पैरेलल में आप जानते हैं वोल्टेज सेम होता है तो सबको सेम वोल्ट मिलता है, कोई दिक्कत की बढ़िया बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस्ड, आर कम हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आर की कहानी है पैरेलल में R1 प्लस R2 इस तरह चलती है, तो रेजिस्टेंस कम होता जाता है, जिससे हमारी आई की वैल्यू जाती है बढ़, और पावर हमारा पावर सप्लाई अच्छी रहती है। तो ये फायदे इसके मिल जाते हैं बेटा। अब इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं तो P का मतलब होता है W/T। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, आप जानते भी हैं, कोई इसमें स्पेशल बात नहीं। यूनिट ऑफ पावर इसकी होती है वॉट, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। अब SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर इज 1 वॉट, और 1 वॉट क्या है, और 1 वॉट इज ए रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। डेफिनेशन पूछी जाए तो ये लिख दीजिएगा 1 वॉट किसे कहते हैं, हो गया। इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, ये रेट होता है कि कितनी जल्दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जा रही है। इंपॉर्टेंट होता है, मान लीजिए 2 लेबर आप घर पे बुला के लाए और 100 ईंटें जमीन से छत पे ले जाते हैं दोनों, एक ले जाता है 1 घंटे में और एक ले जाता है 5 घंटे में, तो पावर किसकी ज्यादा है, पहले वाले की, क्योंकि 1 घंटे में 100 ईंटें पहुंचा दिए। दूसरे वाले ने भी सेम काम किया है, 100 ईंटें पहुंचाए हैं लेकिन 5 घंटे लिए। तो जब आपको जरूरत होगी 1 घंटे में काम कराने की तो पहले वाले को बुलाएंगे, दूसरे वाले को नहीं बुलाएंगे। इसलिए पावर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो भी देखी जाती है, समझी जाती है, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। आप बल्ब लेके आते होंगे या देखा होगा, इस पे लिखा रहता है 60 वॉट जैसे लिखा है, तो उसका मतलब क्या है, ये 60 जूल एनर्जी पर सेकेंड ये खाता है ना। अब 100 वॉट लिखा होगा तो 100 जूल एनर्जी खाएगा पर सेकेंड, ये इसके वो पावर की कहानी है। फॉर्मूला कैलकुलेटिंग पावर क्या होता है, तो देखिए इसको पकड़ के रखिएगा, P इज इक्वल टू VI, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ठीक। अब इसी को आप तरह तरह से बदल, मान लीजिए I को भगाना है तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR लिखते हो, तो I की जगह लिख दो V/R, इस I की वैल्यू को V/R सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये बन जाएगा V²/R। यानी न्यूमेरिकल में कहीं आपको I ना दे रखी, VR दे रखी, तो VR ऐसे निकाल लो। अब मान लो I के फॉर्म में V नहीं दे रखा है तो V को कन्वर्ट कर लो, तो ये 3 फॉर्मूले आपको मिल जाते हैं, एक ही हैं, 3 इसके फेसेस हैं। तो P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I²R, P इज इक्वल टू V²/R। इस फॉर्मूले को याद रखिए, जहां जो लग पाए उसको फटाफट लगा लीजिएगा। पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, देखिए पावर वोल्टेज रेटिंग, ए पावर रेटिंग ऑफ 100 वॉट ऑन द बल्ब मींस दैट इट विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 जूल्स पर सेकंड। ये बता चुके हैं आपको, जितने वॉट का है उतनी जूल्स खाएगा 1 सेकंड के अंदर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, तो आप जानते हैं P इज इक्वल टू W/T लिखा था आपने, तो एनर्जी निकलने की बात आएगी तो क्या लिख देंगे, P इंटू T, वही लिखा हुआ। पावर को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनर्जी आ जाएगी। तो 1 वॉट आवर, अब देखिए खेल, यूनिट में जब लिखा हो वॉट डैश आवर, तो ये किसकी एनर्जी यूनिट रहती है, ये एनर्जी की यूनिट है। कई बच्चे गलती कर देते हैं वॉट देख के, जब वॉट आवर लिखा हो तो ये एनर्जी की यूनिट होती है, दिख रहा है आपको। इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 वॉट पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। ध्यान रखना, अब वॉट आवर होती है छोटी यूनिट, तो किलो वाट आवर में बातचीत की जाती है। कमर्शियल यूनिट का मतलब है हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है, तो आपने देखा होगा, आता होगा कि भाई आपके घर में 400 यूनिट बिजली खपी इस महीने, बिल आता है, एक मीटर देख के रीडिंग दे जाता है आपको, 300 यूनिट की खपी, 200 यूनिट बिजली लगी है आपकी, या 1000 यूनिट लगी। तो अगर 400 यूनिट की बिजली की खपत हुई तो उसका मतलब क्या है, तो 1 यूनिट जो बोलता है वो, उसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट
आवर, ये इसका मतलब होता है कमर्शियल सप्लाई में। तो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इज यूज फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट को 1 घंटे के लिए यूज करेंगे तो कितनी खपत होगी एनर्जी की? 1 किलोवाट आवर। और उसी को जनरल भाषा में हम बोलते हैं यूनिट। अब बिजली का जो बिल आता है, पापा से पूछिएगा, वो बताएंगे या दिखाएंगे आपको, उसमें लिखा रहता है कितने यूनिट कंजम्पशन है। तो यूनिट का मतलब यही है, 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर, 200 यूनिट्स का मतलब 200 किलोवाट आवर। एनर्जी की यूनिट रहती है, वो एनर्जी है, वो जितना आपने इस्तेमाल की है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। अब जो कमर्शियल यूनिट होती है वो किलोवाट आवर होती है, मैंने अभी आपको समझाया था, वो कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर में जाएगी। आगे बात करते हैं हम लोग बेटा, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। अब ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, किलोवाट आवर का जूल से क्या रिलेशन है? तो देखिए 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। कहीं पे कन्वर्ट करना हो तो फटाफट कन्वर्ट कर सकते हैं आप। आगे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू जितने जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी बात समझ में आ जाती है फटाफट। आगे देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। तो बाई सेइंग दैट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट से 3 रुपीज, मान लीजिए 1 यूनिट आजकल तो काफी ज्यादा चलती है, मान लीजिए आपकी 7 रुपीज है, रुपए का सिंबल ऐसे है ना, 7 रुपीज है। तो आपने 100 यूनिट अगर कंज्यूम किए 1 महीने में सपोज, तो आपका बिजली का बिल कितना आ जाएगा? 700 यूनिट। बाकी और भी चार्जेस होते हैं उसमें, मीटर चार्जेस, फिक्स चार्जेस, वो अलग की बात है। सीधे बात करें तो कितने का बिल आना चाहिए? 700 रुपए का। और इसी 100 की जगह जो आप यूज करेंगे वो उस हिसाब से देंगे। हीटिंग इफेक्ट, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से भी माना जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस पे सवाल भी बन सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो बेटा ये क्या है? ये फॉर्मूला होता है I²RT, इसको याद कर लीजिएगा। कि आपसे पूछे कितनी हीट निकल रही है, तो हीट निकलने के लिए IRT पता होना चाहिए, कितनी इलेक्ट्रिक करंट है उसमें, कितना रेजिस्टेंस है, कितना टाइम है, तीनों की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि हीट हमारा I² के प्रोपोर्शनल है, हीट हमारा R के प्रोपोर्शनल है और टाइम के प्रोपोर्शनल है। इस तरीके से आप हीट निकाल सकते हैं और यही बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये थोड़ी सी डेफिनेशन के तौर पे लिख दिया है कि बाय द वे आपको एग्जाम में लिखना पड़े तो ये याद करके आसानी से लिख सकते हैं। समझना तो जरूरी है और साथ में एग्जाम में लिखना भी जरूरी है। अब एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। अब जो हीटिंग इफेक्ट हमने देखा कि किसी तार में करंट को फ्लो करने पर वो गर्म हो जाता है, तो अगर वो गर्म हो जाता है तो भाई हम उसका फायदा कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हम तो इसी चक्कर में रहते हैं। तो वो फायदा ले जाने की तैयारी। द हीटिंग इफेक्ट करंट इज यूटिलाइज इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस। जहां पे जिन अप्लायंस को हीटअप करना होता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस करना हो, इलेक्ट्रिक केटल चाय वाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर, वाटर हीटर, गीजर एक्सेट्रा में हमें हीटिंग इफेक्ट का फायदा उठाते हैं। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। आप बल्ब लेके आते हैं, पुराने वाले जो आते हैं, वो इलेक्ट्रिक लैंप्स, वो सब हीट होके रोशनी देते हैं, लाइट देते हैं, तो हीटिंग इफेक्ट का ही फायदा उठा रहे हैं वहां पर। टंगस्टन मेटल यूज किया जाता है, जो फिलामेंट होता है ना उसमें, ऐसे ये बल्ब जैसे है, तो ये सब उसको, ये बल्ब है, तो इसमें ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का होता है, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ये टंगस्टन का, और साथ में बर्न नहीं करता, जलता नहीं जल्दी। और यहां इस बल्ब के अंदर हम लोग इनर्ट गैसेस भर देते हैं जो ऑक्सीडेशन ना होने दें, मतलब इसको जलाए नहीं वरना बर्न कर जाएगा, ये इनर्ट गैसेस कर देते हैं। तो दी टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स बिकॉज इट हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऊपर से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा जल्दी गलेगा नहीं। द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विद ए केमिकली अनरिएक्टिव गैसेस लाइक आर्गन और नाइट्रोजन और ए मिक्सचर ऑफ बोथ, जिससे कि ये कोई दिक्कत इसको ना हो, गैस भर देते हैं अनरिएक्टिव। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो भी किस फंडे पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे पूछा जाता है आपसे। फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। फ्यूज लगाते हैं ना खटके वाले, आजकल तो एमसीबीज लगते हैं, वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। एमसीबी देखिएगा आपके घर में लगा मिलेगा आपको, ये सब थोड़ा सा जानकारी लेनी जरूरी है, तो पढ़ने का मजा आएगा।
फ्यूज भी लगा मिल सकता है, जो मेन सप्लाई जहां जहां मीटर लगा है वहां बिजली वाले भैया ने लगाया, अंकल वाले ने लगाया होगा, बड़ा सा फ्यूज खटके वाला, ऐसे निकालने धरने वाला। लगाना चाहिए, नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, लेकिन लगाना चाहिए, उसे फ्यूज बोलते हैं। और एमसीबीज जो होती हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करती हैं, वो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे आप, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। तो एमसीबीज अलग है, और फ्यूज किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। वो पतला सा फ्यूज होता है, पतला सा तार होता है, वो तार जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ती है वो जल जाता है, पूरे घर में बिजली की सप्लाई रोक देता है, जिससे आपके अप्लायंस खराब नहीं होते। ये पूरा चैप्टर ही मैंने आपको बेटा पढ़ा दिया, और अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये चैप्टर ही पढ़ ले जाएगा, न्यूमेरिकल जो मैंने करवाए हैं, तो उसका 80% काम इसी एक लेक्चर से हो जाएगा साहब। मैंने जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं की है, बहुत चीज बताई। तो कमेंट करके बेटा बताना कि वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगेगा, आप सपोर्ट करोगे तो मैं और वीडियो बना दूंगा आपके लिए। सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ये वीडियो, उनको बताइए चैनल के बारे में, जिससे वो जुड़े, उनको हेल्प होगी, आप एक अच्छा काम करेंगे, और दूसरा मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस बात का कि बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो मुझे और ज्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाना है। मुझे भी मोटिवेशन और प्यार चाहिए आपसे, तो आप जरूर देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। और हाँ, जाते जाते याद दिलाऊंगा, आपके जो सैंपल पेपर्स हैं बेटा, 33 सैंपल पेपर्स, वो आपकी हेल्प करने के लिए जस्ट 49 रुपीज में बेटा। और साथ में यही नहीं है, फुली सॉल्व्ड हैं, और साथ में आपको 1000 MCQ, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर सॉल्व, टॉपर आंसर शीट वगैरह भी है, जिससे आप पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहां से ले सकते हैं। अरविंद एकेडमी ऐप से मिलेगा, ऑनलाइन है, PDF है, और भी सपोर्ट है जो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।